कहानी की शुरुआत होती है किसी के चिल्लाने से। उसी पल एक ब्लू ऑरा उसके शरीर में वापस लौटती है। लड़का अपनी आंखें खोलता है और अचानक बेड से उछलकर उठ जाता है। वो बुरी तरह आउट ऑफ ब्रेथ होता है। वो सोचने लगता है, क्या मैं मर नहीं गया था और मेरा शरीर फिर से गर्म क्यों महसूस हो रहा है। साथ ही उसके हाथों पर कोई कैलसेस नहीं थे, जैसे कि वो 10 साल पीछे चला गया हो। तभी वो इधर उधर देखता है और पहचान जाता है। वो पिलो पकड़ता है, अपना फोन उठाता है और स्क्रीन पर एक नाचती लड़की देखता है। फिर वो अपना बेड अनलॉक करता है और देखता है कि उसके चेहरे पर कोई पुराने स्कार्स नहीं है। अब तो पक्का समझ आ गया होगा कि क्या हुआ। हाँ, सही पकड़ा, ये बंदा रीइंकार्नेट हो चुका है, और वो भी एन वक्त पर, जब अपोकलिप्स शुरू होने वाली है। फिर उसे याद आता है कि वो ड्रैगन सिटी का 10th वॉर गॉड कैसे बना था। दो और वॉर गॉड्स ने, जो न्यूट्रल फील्ड से थे, उसे पार्टी में बुलाया था। लेकिन बातों के बीच में ही अचानक एक हाई लेवल ज़ॉम्बी घुस आया। वो ज़ॉम्बी से लड़ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया, और वही दो डैन वॉर गॉड्स जिन पर उसने भरोसा किया था, उस क्रीचर की मदद कर रहे थे उसे मारने में। फिर एक लड़की पास आती है और लिंजी से पूछती है, तुम्हें मेरे परिवार का गिफ्ट कैसा लगा। यहीं उसे पता चलता है कि ली फैमिली ने डीमंस से कोई डील कर ली थी। वो लड़की यूजिंग स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल थी, और उसे हमेशा अच्छा लगता था जब वो उसके साथ होती थी। लिंजी को यह नहीं पता था कि यूजिंग सिर्फ ली फैमिली के यंग मास्टर के आदेश पर उसके साथ थी। उन्होंने उसे जितना हो सकता था इस्तेमाल किया, और जब वो टू स्ट्रांग होने लगा तो उसे फिनिश ऑफ कर दिया। और ये तब हुआ जब उसने ली फैमिली को ड्रैगन सिटी की 3 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक बनने में मदद की थी। लेकिन अब वो वापस प्रेजेंट में आ चुका है। उसकी कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से ली फैमिली का खात्मा कर सकता था। लेकिन उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसी बिट्रेयल होगी। पर अब वो उसी मोमेंट पर वापस आ गया है जब यूजिंग सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड थी। तभी उसे अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है। यूजिंग कहती है कि उसे बच्चों को पढ़ाने जाना है, इसीलिए वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगी। बट पुअर लिंजी ऑलरेडी नोज कि इस समय पर उसका असली लेसन सिर्फ ली फैमिली के टच से जुड़ा था। उसी दिन उसे एक वीडियो गिफ्ट मिला था जो वो कभी नहीं भूल सकता था। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले वो उससे स्कूल के पीछे वाले शेड में मिलना चाहता है क्योंकि उसे मिस कर रहा है। यूजिंग कहती है कि वो आएगी क्योंकि इट्स हिज बर्थडे, लेकिन जल्दी आना होगा। उसे पता है कि जिस लड़के से यूजिंग जुड़ी हुई थी, लाई हाओ, वो रिवेंज लेना चाहता है क्योंकि लिंजी के पिता ने उसके परिवार के साथ पास्ट में कुछ किया था। उस दिन पास्ट में लिंजी ने यूजिंग के लिए बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन उसे जो मिला वो एक ऐसा वीडियो था जिसने उसे बुरी तरह ह्यूमिलिएट कर दिया। बट नाउ दिस रास्कल इज रीबॉर्न एंड ही वोंट लेट दैट ट्रेजेडी हैपन अगेन। बाहर हर कोई स्काई रेड होने की वजह से कंफ्यूज था। ऑब्वियसली किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अपोकलिप्स आने वाली है, लेकिन लिंजी जानता है कि शाम 7 बजे सब कुछ शुरू होगा और वहां मौजूद ज्यादातर लोग जिंदा भी नहीं बचेंगे। वो स्कूल के शेड की तरफ बढ़ता है। गुस्से में वो डोर खोलता है। रूम के अंदर पीछे की तरफ यूजिंग चेयर पर बैठी होती है। वो कहती है कि जल्दी बोलो क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाने जाना है। लेकिन लिंजी पहले ही अपनी स्लीव से ब्लेड निकाल चुका होता है। वो कहता है, कोई जल्दी नहीं, पहले तेरा गिफ्ट देना है। धीरे धीरे वो उसके करीब जाने लगता है। यूजिंग कहती है, जल्दी बोलो वरना मैं जा रही हूँ, मेरे पास और भी जरूरी काम है। लेकिन अचानक लिंजी उसका गला पकड़ लेता है। अब वो डेस्परेट होकर उसे साइको और क्रेजी बोलने लगती है। वो चिल्लाती है, मुझे छोड़ दे। लेकिन लिंजी कहता है, 16 मार्च को मॉडू के एक मॉडर्न होटल में 53,000 युआन उड़ाए थे ना, फिर 29 तारीख को 1,09,000 युआन। यूजिंग कंफ्यूज्ड होकर बार बार पूछती है, तू बोल क्या रहा है। लेकिन लिंजी बिना रुके डेट्स और अमाउंट्स गिनाना जारी रखता है। तभी यूजिंग को एहसास होता है कि होटल नेम्स कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रहे हैं। फिर वो कहता है, और 13 अप्रैल को मैजिक बार में 4,09,000 युआन। उसी पल यूजिंग को एहसास होता है कि ये सारी डेट्स वो थीं जब उसने लाई हाउ से मुलाकात की थी। वो जल्दी से कहती है, रुको, मैं सब कुछ समझा सकती हूँ। लिंजी जवाब देता है, मैं भी बड़ी बेसब्री से सुनना चाहता हूँ। वो उसका फोन पकड़ता है और अनलॉक करता है। वहां लाई हाउ का एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है, मैं बहुत उत्साहित हूँ तुमसे मिलने के लिए। और साथ में यूजिंग उसे बहाने से बता रही होती है कि वो बच्चों को पढ़ाने जा रही है। बस लिंजी के लिए इतना ही काफी था। अचानक वो उसे छोड़ देता है, उसे ग्राउंड पर गिरा देता है और एक वीडियो प्ले करता है। वीडियो शुरू होने से पहले स्क्रीन पर लिखा आता है, लिंजाई द फूलिश बॉयफ्रेंड, कंग्रेचुलेशन। और एक सेकंड बाद वीडियो में वही एग्जैक्ट वर्ड्स दोहराए जाते हैं, हैप्पी बर्थडे। वीडियो में यूजिंग कहती है, तूने सच में ये कैसे सोच लिया कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की तुझ जैसे एक लूजर ऑर्फन से प्यार करेगी। अब यूजिंग डर से हैरान हो जाती है। वो जानना चाहती है कि लिंजी को पहले से कैसे पता था कि वीडियो में क्या कहा गया है। लेकिन लिंजी बिना रुके वही मैसेज रिपीट करता है। फिर वीडियो में यूजिंग खुद कहती है, अगर लाई हाउ ना होता तो मैं कभी भी तेरे जैसे कचरे के साथ नहीं होती। अब बेचारी पूरी तरह शॉक में है। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैंने ये वीडियो किसी को भेजा ही नहीं था। लेकिन तभी वीडियो में वो फिर से कहती है, अगर ये ना होता तो मैं कभी भी लाई हाउ के साथ नहीं होती।
फिर यूजिंग लूजर को थैंक्स कहती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि सब कुछ रिवील हो चुका है। लिंजी बस स्टेयर करता रहता है। अगर अगला सवाल ये है कि तुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं कि मुझे ये सब कैसे पता, तो यूजिंग एक सेकंड के लिए स्टिल हो जाती है, लेकिन लिंजी जवाब देता है, वहीं जा जहां तुझे जाना चाहिए। एंड मैन, मुझे लगा था कि वो उसे माफ कर देगा, लेकिन लड़का बिल्कुल भी इजी नहीं जा रहा। लड़की बॉलिंग बॉल की तरह उछलती है और कचरे के टुकड़े की तरह जमीन पर गिर जाती है। उसके साथ ही लिंजी एक गहरी सांस छोड़ता है। वो घुटनों पर गिर जाता है, इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे ये सब करने में 10 साल लग गए थे। फिर वो हंसने लगता है। 10 साल तक धोखा खाया, लेकिन आखिरकार कर दिखाया। यूजिंग ने जो किया था उसकी कीमत चुका दी थी, लेकिन ये काफी नहीं था। अब बारी थी उस घटिया लाइहाओ को मारने की, जो ली फैमिली में छुपा बैठा था। और तभी द फेमस ओवरपावर्ड सिस्टम अचानक अपोकलिप्स के बीच में शो अप करता है। लिंजी अपने फोन की तरफ देखता है। 6:05। सब कुछ तो 7 बजे शुरू होने वाला था, तो फिर सिस्टम अभी से क्यों एक्टिवेट हो रहा था? सिस्टम सिर्फ इतना कहता है, मैं यहाँ बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए हूँ। फिर अचानक कुछ डिजिटल सर्कल्स उसके चारों ओर अपीयर होने लगते हैं और सिस्टम उसे कहता है, रिक्वेस्ट योर फर्स्ट एबिलिटी। और ये सिर्फ एबिलिटी नहीं थी, बल्कि एक सुपर हैक था जो उसे मिला। वो था एब्सोल्यूट आइटम ड्रॉप। इसकी वजह से अब जो भी क्रीचर वो मारेगा उसमें 100% चांस होगा कि कोई आइटम ड्रॉप होगा। बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ 1% चांस था, तो जाहिर है ये एबिलिटी ओवरपावर्ड थी। जब दूसरे लोगों को सैकड़ों ज़ॉम्बीज मारने पड़ते, तब जाकर उन्हें एक आइटम मिलता। इतनी जबरदस्त एबिलिटी थी कि उसने सिस्टम से पूछ लिया, क्या मैं इस पर सच में भरोसा कर सकता हूँ? तभी स्टेटस विंडो एक्टिवेट होती है और उसमें साफ दिखता है कि उसका सुपर हैक ऑन है। उसी पल लिंजी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वैसे जिसने ये सब ट्रांसलेट किया है वो सोच रहा होगा कि मैं कोई मैजिशियन हूँ जो उल्टा लिखे शब्द भी पढ़ सकता है, लेकिन असली बात यह है कि लिंजी पूरी तरह रेडी है लाइव फैमिली को बर्बाद करने के लिए। द ओनली प्रॉब्लम, वो अकेला है, एक अनाथ, और लाइव फैमिली उनके पास एक पूरी आर्मी है। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि खुफिया टेक्निक्स भी। साथ ही लिंजी हमेशा से जानना चाहता था कि ली फैमिली उसे इतनी नफरत क्यों करती थी। पहले उसका प्लान था कि धीरे धीरे ताकतवर बने, बिना किसी को बताए, और फिर हमला करे। लेकिन अब उसके पास हैक्स हैं, तो उसे इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं। वो शेड से बाहर निकलता है और हाँ, उसने अपनी वाइफू को बिल्कुल भी माफ नहीं किया। नो सर, लड़के ने सिर्फ 2 चैप्टर्स में अपना बदला ले लिया। मीनवाइल आउटसाइड लोग सनसेट को देखकर खूबसूरत तस्वीरें लेने की बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि चलो एक दिल का शेप बनाकर फोटो लेते हैं। लिंजी बस हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ी देर में ये लोग एक दूसरे को खाने वाले हैं, और अच्छे तरीके से नहीं। लेकिन वो सीधा लव होटल की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो एक रूम 1 घंटे के लिए बुक करता है, 3 बोतल पानी और 5 बंस ऑर्डर करता है। काउंटर का बंदा कहता है, ठीक है, $40 लगेंगे। लिंजी कहता है, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग नंबर 3 को भेज दो। इनसाइड द रूम वो जानता है कि बस 5 मिनट बचे हैं सब कुछ शुरू होने में। पिछली जिंदगी में यही नंबर 3 एक ज़ॉम्बी बॉस बनी थी, लेकिन लिंजी ने उसे किल कर दिया था, और वहीं से उसका असली एवोल्यूशन शुरू हुआ था। अब जबकि उसके पास सिस्टम का टैलेंट भी है, तो ये वही स्ट्रेटेजी रिपीट करने का बेस्ट मौका है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नंबर 3 सर्विस के लिए आई है। वो अंदर आती है काफी डेंजरस लुक में और कहती है, तू काफी हैंडसम है, तो ये मजेदार होने वाला है। पर अचानक वो ठिठक जाती है। फिर वो पास आती है और पूछती है, तूने अपनी एपिडर्मिस त्वचा के ऊपर इतने कपड़े क्यों पहने हैं? वो ट्रैवलर नहीं थी, लेकिन पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह रेडी थी। वो पूछती है, तू अभी तक क्या इंतजार कर रहा है? लेकिन हमारा सिग्मा बॉय कहता है, पहले जाकर एक शावर ले लो। जैसे ही वो अंदर जाती है, लिंजी नोटिस करता है कि उसमें पहले से ही वो सड़े हुए ज़ॉम्बी जैसी बदबू थी। एपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही इस बदबू से पहचान सकते थे कि कौन ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। अंदर से नंबर 3 कहती है, बस अब बहाने बनाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम्हें पानी वाला मजा चाहिए। लेकिन लिंजी जानबूझकर इसे खींचता रहता है, तो वो उसका शावर ही बंद कर देती है। राइट एट दैट मोमेंट उसका फोन बजता है। शाम के 7 बज चुके हैं, और ठीक उसी सेकंड उसका शरीर धीरे धीरे इन्फेक्ट होने लगता है। उसकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, उसकी स्किन हरी पड़ने लगती है, और वो क्लासिक ज़ॉम्बी नॉइजेस निकालने लगती है। लिंजी दरवाजा खोलता है और देखता है कि वो पूरी तरह बदल रही है। वो तुरंत लिंजी की तरफ मुड़ती है और उसे डिसआर्म करने के लिए भागती है। लेकिन लिंजी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस था, बस एक ही बार, और उसका सिर धड़ से अलग। बेचारी का सिर सीधा जमीन से टकराता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, नंबर 3 इज डेड। लिंजी सांस छोड़ता है, तो सिस्टम तू भी अब एंट्री मार ही ले। अब आधिकारिक रूप से उसे अपोकलिप्स गेम में वेलकम किया जाता है। अब ये एक्टिवेट हो चुका था और लिंजी को अब हर हाल में सर्वाइव करके इवॉल्व करना था। सिस्टम गाइडलाइन, ज़ॉम्बीज की सुनने की शक्ति जबरदस्त होती है, लेकिन देखने की शक्ति कमजोर। 80% अनलकी लोग तुरंत ज़ॉम्बीज में बदल गए। क्रीचर्स को मारने से लेवल
लेवल अप मिलेगा, जिससे नई एबिलिटीज, एट्रीब्यूट्स और टैलेंट्स अनलॉक होंगे। हर मरे हुए क्रीचर से आइटम्स ड्रॉप होने का एक छोटा सा चांस रहेगा। साइंटिफिक वेपन्स और ह्यूमन टेक्नोलॉजी अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। कोई भी ह्यूमन मेड डिवाइस अब काम नहीं करेगा। अगर कोई ज़ॉम्बी काटेगा तो तुम खुद ज़ॉम्बी में बदल जाओगे। रात में बाहर मत जाना, क्योंकि ज़ॉम्बीज तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सिस्टम्स लास्ट स्टेप। फिलहाल ये ज़ॉम्बीज बहुत कमजोर हैं, तो ये तुम्हारे इवॉल्व करने का सबसे अच्छा मौका है। गुड लक एंड एंजॉय द गेम। फिर एक नई विंडो खुलती है नाम डालने के लिए। लिन जी अपना नया नाम डालता है, GI। शायद किसी बदले से जुड़ा हुआ नाम था। फर्स्ट किल रिवॉर्ड। उसे एक ज़ोंबी मारने पर एक एक्सपीरियंस पॉइंट और एक गोल्ड कॉइन मिलता है। रुको, ये तो जोन बॉस नहीं था। ग्लोबल अनाउंसमेंट। GI इज द फर्स्ट प्लेयर टू किल अ ज़ॉम्बी एंड अर्न द फर्स्ट ब्लड अचीवमेंट। लिंजी की पिछली जिंदगी में उसे कभी कोई ग्लोबल अचीवमेंट नहीं मिला था। एक ब्लॉन्ड लड़की जिसका नाम जी याओ था शॉक में थी। मैंने तो अभी मैसेज पूरा पढ़ा भी नहीं और लोग पहले ही मार काट मचा रहे हैं। दूसरी तरफ गाओ जी कहता है, कोई मुझसे भी तेज कैसे हो सकता है? ये पागलपन है। इस सिस्टम में 4 चीजें इवॉल्व की जा सकती हैं: स्ट्रेंथ, माइंड, फिजिक और एजिलिटी। लाइन जी अपने बेस स्टैट्स देखकर इंप्रेस था। उसे समझ आ गया कि ये सब अचीवमेंट बोनस की वजह से था। साथ ही प्रेस्टीज स्टैट इसीलिए है ताकि फ्यूचर में उसे डिस्काउंट्स और अलग अलग आइटम्स खरीदने का मौका मिले। और सबसे पहला टैलेंट, हर रात 12 बजे के बाद उसका पहला हमला डबल डैमेज देगा। सिस्टम एक्सप्लोर करने के बाद लिन जी ने अपना लूट चेक किया। पहले ज़ॉम्बी से उसे मिला एक मेडिटेशन नेकलेस प्लस 1% माइंड प्लस 10% रिकवरी स्पीड। उसकी आंखें चमक उठी। 100% ड्रॉप चांस सच में काम कर रहा था। अब उसे समझ आया कि ये हैक और सिस्टम अलग अलग थे। हैक उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। अगर असली सिस्टम को पता चल गया तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन नेकलेस देखकर उसे समझ आ गया कि फिलहाल सबसे जरूरी चीज है जितना हो सके उतना ताकतवर बनना। और सफाई शुरू करने के लिए सबसे सही जगह थी यही बिल्डिंग। लिन जीर हॉलवे में चलता है, तभी कुछ उसकी नजर में आता है। एक कमरे के अंदर से जोरदार शोर आ रहा था। धीरे धीरे वो करीब जाता है, हैंडल घुमाता है और अंदर एक ट्रांसफॉर्म हो चुका आदमी मिलता है। जाहिर है ये कोई ऐसा बंदा था जो जिम जाता था, तो ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर था। लेकिन लिंजी के लिए अभी भी ये बहुत कमजोर था। वो पहले हमले से बचता है, दूसरे से नीचे झुककर डॉज करता है और तीसरे हमले में सीधा गले पर वार कर देता है। लेकिन वार लगने के बावजूद वो क्रीचर उस पर झपटने की कोशिश करता है तो लिन जी उसका चेहरा पकड़ लेता है, लेकिन फिर एक तेज स्पिन के साथ डॉज कर जाता है। दूसरा ज़ॉम्बी भी मारा गया, पर लिन जी थोड़ा उदास था क्योंकि वो इसे सिर्फ एक हमले में खत्म नहीं कर पाया। जैसा हमेशा होता है, 100% ड्रॉप चांस काम करता है और एक और लूट बॉक्स गिरती है। अंदर एक कार्ड था, कुक्स स्टेक का एक वाउचर। जैसे ही उसे एक्टिवेट किया जाए खाना सामने आ जाएगा। इतना रेयर तो नहीं था, लेकिन खाना होना भी कोई बुरी बात नहीं, तो उसने इसे अपने इन्वेंट्री में स्टोर कर लिया। फिर वो जमीन पर पड़ी एक सूटकेस खोलता है और एक फोटो निकालता है उस आदमी की उसकी बेटी के साथ। वो देखता है कि आदमी के पास एक एक्स थी, जिससे साफ था कि वो मैकेनिक था। इसके बाद वो रूम 208 और फिर 207 की जांच करता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो रूम 206 के दरवाजे पर जाता है और एक जोरदार किक मारकर उसे खोल देता है। चलो, सफाई का टाइम आ गया। लेकिन अंदर का नजारा देख वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो कपल इतने जोश में थे कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी अपनी मस्ती जारी रखी हुई थी। लिंजी दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, भूल ही गया कि ये जगह किस चीज के लिए फेमस थी। लेकिन फिर वो फिर से दरवाजा खोलता है और बोलता है, पागलपन है कि ज़ॉम्बी बनकर भी ये लोग ये सब कर रहे हैं। गुस्से में ज़ॉम्बी उस पर झपटता है। वो डॉज करता है और कहता है, मैं झांकने नहीं आया था। पर वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी उसके पीछे ही पड़ा रहता है। लिंजे कहता है, तू जरूरत से ज्यादा अकड़ रहा है जब तुझ में कोई ताकत ही नहीं, और सीधा उसकी आंखों पर एक घूंसा मारता है। दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजी स्वैग में बिना देखे ही उसे मार देता है। 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 2 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं और सबसे अच्छी बात, 2 और लूट बॉक्स। अब लिंजी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये हैक सच में काम कर रहा है। पिछली जिंदगी में 100 ज़ॉम्बी मारने पर सिर्फ एक पानी की बोतल मिलती थी, लेकिन इस बार किस्मत पूरी तरह उसके साथ थी। उसे 2 कार्ड्स मिलते हैं जो उसे एक नई एबिलिटी देते हैं, 10 मीटर के अंदर किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट करने की एबिलिटी। क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर था जहां कई कमरे थे, तो उसने सीधे ही एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। तभी सीढ़ियों पर कोई चढ़ते हुए चिल्लाता है, ये हरामी बहुत शोर कर रहा है, घुटनों पर बैठ जा वरना तुझे तेरे बेटे की तरह पीटूंगा। लेकिन लिंजी आसानी से डॉज कर जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि वो इस हमले को ऐसे ही छोड़ देगा तो तुम बहुत गलत हो। मोटा आदमी घूमता है और गुस्से में चिल्लाता है, भागना बंद कर और मुझसे माफी मांग। हमारा लड़का कहता है कि काश वो बंदा ज़ॉम्बी में बदल जाता, क्योंकि कम से कम उसे एक्सपीरियंस तो मिल जाता। लेकिन अफसोस, अब इसे खत्म करना ही था। क्या बेरहम इंसान है, पूरा कॉरिडोर खून से लाल कर देता है। अब भी एक साइकोपैथ की तरह बोलता है, एपोकलिप्स में कोई ढीले सिरे नहीं छोड़ सकते।
और मरने की वजह बस इतना कि वो बंदा बहुत कमजोर था। अब वो अलग अलग कमरों की तरफ जाता है, दरवाजे खटखटाता है, अंदर आने के लिए कहता है। जाहिर है कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, तो वो दूसरे दरवाजे पर जाता है और कहता है डिलीवरी आ गई है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। जैसे ही वो एक और दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे अंदर से एक घिनौनी आवाज सुनाई देती है। वो एक्साइटेड हो जाता है, वो कंधे से जोर लगाकर दरवाजा तोड़ता है और अंदर पहले से ही बदल चुका एक बड़ा ज़ॉम्बी मिलता है। वो हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला तेज था और बच जाता है। ज़ॉम्बी उस पर पंजा मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिंजी नीचे झुककर डॉज कर लेता है। जमीन पर होने का फायदा उठाकर वो एक कैपोएरा मूव निकालता है। ज़ॉम्बी के हाथ ऊपर थे और तभी लिंजी गले पर वार करता है। एक और ज़ॉम्बी गिर जाता है और हमेशा की तरह उसे एक और आइटम मिलता है। इस बार उसे लिकर मिला। इसके बाद वो और कमरे खंगालता रहता है। आखिरकार उसे अपने लिए एक सही जगह मिल जाती है, क्योंकि रात में बाहर जाना सही नहीं होता। वो अपनी जैकेट उतारता है और देखो जरा, अपना लड़का पूरी तरह लेवल अप कर चुका है। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि लेवल 3 तक पहुंचने के लिए उसे 6 और एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम, जब उसने अपने फोन पर देखा तो रात के 8 बजने वाले थे और ज़ॉम्बी इवॉल्व होने वाले थे, जिसका मतलब था कि लेवल अप करने का मौका हाथ से निकल सकता था। रात में बिना लेवलिंग अप किए सरवाइव करना बेहद खतरनाक था, तो वो तुरंत 6 और ज़ॉम्बी ढूंढने निकल पड़ा। शेड में उसे नंबर 3 का एक मैसेज दिखा जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। अगर एक नंबर 3 था और मैंने एक और मारा है, तो इसका मतलब एक और बाकी है। ज़ॉम्बी की सुनने की ताकत जबरदस्त थी, तो सबसे आसान तरीका था कि हथौड़े से जोर जोर से वार करे ताकि वे खुद ही उसकी तरफ आएं। तभी उसे पीछे के एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो अंदर घुसता है, लेकिन कमरा खाली लगता है। तभी वेंटिलेशन डक्ट से आवाजें आने लगती हैं। पागलपन है, इतनी जल्दी छुप भी गए। सीढ़ियों पर 2 ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने ही शरीर पर कंट्रोल न होने की वजह से वे नीचे गिर जाते हैं और इसी के साथ एक दूसरे के ऊपर ही धड़ाम से गिरकर बुरी तरह पिट जाते हैं। लायनज़ीद को उनकी मेहनत पर थोड़ा अफसोस होता है, लेकिन उसे जरूरत तो बस एक्सपीरियंस की थी। वो झटपट नीचे जाता है और लड़की ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। उसी टाइम एक और पीछे से आ जाता है, लेकिन लिंजीद आसानी से पलटता है और उसे भी खत्म कर देता है। 2 और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। अब समस्या, उसकी चाकू अब डल होने लगी थी। देखो जरा, वो गोल्डन ग्लो चमक रही है जो उसे एक और आइटम देने आ रही है। उसे एक टैंग डायनेस्टी की हॉरिजॉन्टल कटिंग सोर्ड मिलती है, साथ ही 2 स्वादिष्ट बंस भी। तलवार उसे 6 स्ट्रेंथ पॉइंट देती है और टारगेट की 10% डिफेंस कम कर देती है। उसे पता है कि जल्द ही ये हथियार बेकार हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये किसी वरदान से कम नहीं। और ज्यादा पानी भी इन्वेंट्री में स्टोर कर लेता है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे असली पागलपन शुरू होने में। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, उसे सड़क पर जोखिम उठाना ही था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक बंदे को देखा जो सीधे मौत की ओर जा रहा था। ज़ॉम्बी ने उसे नोटिस कर लिया और सीधा होटल की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन लेवल 1 के ज़ॉम्बी अभी भी बेवकूफ थे। वो सीधा दरवाजे से टकरा गए। पीछे से आने वाले भी लड़खड़ाए और जोकरों की तरह गिर पड़े। पिछली जिंदगी में लिंजी ने पहला दिन डरकर शराब पीने और छुपने में बिता दिया था। उसने सिर्फ लेवल 2 ज़ॉम्बी से लड़ा था, जो काफी ज्यादा चालाक होते थे, लेकिन इस बार उसे परफेक्ट चांस मिला था। सिर्फ 1 सेकंड में नई तलवार से उसने पूरे ग्रुप का सफाया कर दिया। गेम के शुरुआत के लिए यह हथियार जबरदस्त था। इन ज़ॉम्बीज को खत्म करके वो लेवल 3 तक पहुंच गया और एक और एट्रीब्यूट पॉइंट मिल गया। फिर उसे एक और ज़ॉम्बी की आवाज सुनाई। एक और ज़ॉम्बी उसके पास आया और उसने नोटिस किया कि ये थोड़ा ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, या शायद इतना भी स्मार्ट नहीं था, क्योंकि वो सीधा तलवार पर चलकर मर गया। लेकिन ये स्पेशल था क्योंकि उसने एक स्किल बुक ड्रॉप की। तभी अलार्म बजता है। रात के 8 बज चुके थे, कुछ आ चुका था। उसी सेकंड उसे एक अजीब एहसास हुआ और वो तुरंत पीछे हट गया। होटल के दरवाजे पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। ये एक लेवल 1 ज़ॉम्बी था, लेकिन अब ये रात की ताकत से प्रभावित हो चुका था। सिस्टम उसे चेतावनी देता है, अब से सब कुछ और खतरनाक हो गया है। लिंजी जानता था कि ये ज़ॉम्बी पहले 1 मिनट तक और भी ताकतवर होता जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसे कमरे के अंदर घुसने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। वो पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन अपग्रेडेड तलवार के बावजूद वो ज़ॉम्बी के शरीर में अटक जाती है। वो दूसरा हाथ लगाकर उसे धक्का देता है, लेकिन भाई ज़ॉम्बी ताकत लगाकर तलवार बाहर निकाल फेंकता है। लिंजी तुरंत पीछे हटता है, और सबसे बुरी बात, अब उसके पास सिर्फ छोटी सी एक्स बची थी। वो इतना भी पागल नहीं था कि करीब जाए, तो उसने एक्स को बूमरैंग की तरह फेंक दिया। भाई सीधा ज़ॉम्बी के अंदर धंस गई। क्रिएचर अभी भी परेशान था, तो लिंजी तुरंत करीब गया और अपनी तलवार निकाल ली। जल्दी से वार किया। ज़ॉम्बी पूरा कट चुका था, लेकिन फिर भी टिका हुआ था। उसने लिंजी को घूरा और फिर से उसकी ओर दौड़ पड़ा। 1 सेकंड का मौन उस आर्टिस्ट के लिए जो चैप्टर 10 में फायर कर दिया गया था, क्योंकि आर्ट स्टाइल पूरी तरह बदल गया था। लेकिन हम अभी भी उसी पल से जारी रख रहे हैं। लिंजी पीछे हटता है और फिर से वार करता है, सीधा गले पर। आखिरकार वो हरामी जमीन पर गिर जाता है। कम से कम ये ज़ॉम्बीज पहले वाले से बेहतर डिजाइन किए गए हैं। लिंजी सारे आइटम्स इकट्ठा करना शुरू करता है, खासकर इसलिए कि कोई और उसे देख ना सके। रात 8 बजे के बाद ज़ॉम्बीज कम से कम 50% ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो लाशों को होटल के एंट्रेंस पर जमा करने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि और क्रीचर्स उसकी ओर आ सकते हैं। उसने बहुत शोर मचाया था, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि और भी ज़ॉम्बीज आ सकते हैं।
वो एक सेंट्री एक्टिवेट करता है जो जैसे ही कोई क्रीचर पास आएगा तुरंत लाल हो जाएगी। अब वो थोड़ी राहत की सांस ले सकता था और फ्रेश होने का फैसला करता है। अब समय था उन 4 लूट बॉक्सेस को खोलने का जो उसे मिली थी, एक नाइट रिंग, एक मिनरल वाटर की बॉटल और 2 आईज ऑफ अप्रूवल। वो इस लग्जरी लाइफ का आदी नहीं हो सकता, खासकर अपनी पिछली जिंदगी की भयंकर भूखमरी को याद करके। खासकर नाइट रिंग जो उसकी एजिलिटी को +1 बढ़ाती है और उसकी प्रेजेंस को 30% कम करती है। अब आखिरकार समय था यह देखने का कि उसे स्किल बुक से कौन सी स्किल मिलने वाली है। सिस्टम उसे बधाई देता है और बताता है कि इस दुनिया में कोई भी अनलिमिटेड स्किल्स रख सकता है, लेकिन असल वजह यह थी कि ये स्किल बुक्स हासिल करना बेहद मुश्किल था। आमतौर पर लेवल 10 से 80 के बीच लोग केवल 3 कौशल हासिल कर पाते थे, और सबसे बुरी बात, इनमें से कई स्किल्स उन लोगों के लायक भी नहीं होती थीं जिन्हें वो मिलती थीं। पिछली दुनिया में जिसे गॉड ऑफ स्किल्स कहा जाता था, उसने अपोकलिप्स में 10 साल लड़ने के बाद 25 स्किल्स इकट्ठी की थीं। आखिरी समय में उसके पास 10 स्किल्स थीं और वो 99% लोगों से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई स्किल कितनी अच्छी थी। और फिर लिंजी की बारी आई। उसे मिली बूमेरैंग स्लैश स्किल। बेसिकली वो अपना हथियार फेंक सकता है जो 120% नुकसान देगा। लिंजी पूरी तरह एक्साइटेड हो गया क्योंकि सबसे बेहतरीन स्किल्स हमेशा नुकसान देने वाली होती हैं। हालांकि फिलहाल इसका कूल डाउन लंबा था, लेकिन जैसे जैसे उसका माइंड एट्रीब्यूट बढ़ेगा ये कम होता जाएगा। सिस्टम पूछता है, क्या तुम इस स्किल को सीखना चाहते हो? जाहिर है वो तुरंत हाँ कहता है और फिर उसे टेस्ट करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है उसका पेट जोर से गुर्राने लगता है। पहले कुछ खा लेना बेहतर रहेगा। शुक्र है कि उसकी इन्वेंट्री खाने से भरी हुई थी। वो खाता है और कहता है, यार ये खाना तो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का लगता है। देखो जरा, अपना लड़का सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है, टेबल भी एकदम साफ सुथरी लग रही है। चांद को देखते हुए लिंजी जानता था कि इस बार उसे सब कुछ अलग तरीके से करना होगा, वरना फिर से नाकाम हो जाएगा। वो सिस्टम खोलता है और एक पेन उठाता है। एक शीट पर वो वॉरियर और मेज लिखता है। क्लासेस में फर्क ये था कि लेवल अप करने पर पॉइंट्स अलग अलग स्टैट्स में जाते थे। उदाहरण के लिए एक मेज हर बार लेवल अप करने पर 2 माइंड एट्रीब्यूट्स हासिल करता है। साथ ही कुछ सीक्रेट प्रोफेशंस भी थीं, जैसे गोस्ट, जो सिर्फ 100 में से 1 इंसान को मिलती थी। पिछली जिंदगी में बिना ज्यादा जानकारी के ही उसने ये हासिल कर लिया था, तो शायद इस बार इतना मुश्किल नहीं होगा। इस दुनिया में प्रोफेशन सिस्टम आमतौर पर लेवल 10 पर एक्टिवेट होता था। गोस्ट प्रोफेशन असैसिनेशन में स्पेशलाइज करती थी और स्ट्रेंथ व एजिलिटी को बढ़ाती थी। वो युद्ध देवताओं, वॉर गॉड्स की सारी क्लासेस याद करने लगता है जिनसे वो पहले टकराया था। स्टैट्स देखते हुए वो सोचता है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा। फिर वो 3 पॉइंट स्ट्रेंथ में, 2 एजिलिटी में डालता है और फिर पैलेडिन नाइट से अपनी सारी मुलाकातें याद करने की कोशिश करता है। उसे डायमंड आइटम भी याद आता है। इसके साथ वो पूरी रात सोचता है कि कौन कौन से खजाने और अनुभव उसे मदद कर सकते हैं। सीन बदलता है। अब हम एक महल मैंशन में हैं। सेल्मन गुस्से में एक फूलदान दीवार पर फेंक देता है। एक नीले बालों वाला लड़का कहता है, मैं शांति से कैसे बैठ सकता हूँ जब पूरा ग्रह यूजिंग की वजह से तबाह हो रहा है। उसकी देरी की वजह से मटेरियल बर्बाद हो गया और अब मैं उस हरामी लिंजी को खत्म नहीं कर सकता। ऊपर से ये बकवास अपोकलिप्स भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बटलर उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि इतना शोर करने से ज़ॉम्बीज आ सकते हैं। लेकिन लाई हाओ गुस्से में कहता है, इस कचरे लिंजीत को उसके बाप से मिलने भेजना बेहतर नहीं होगा। बटलर समझ जाता है कि लड़का अपनी कंपटीशन खत्म करना चाहता है ताकि वो परिवार का अगला नेता बन सके। लेकिन समस्या ये थी कि अपोकलिप्स शुरू होते ही उसे अपनी पर्सनैलिटी कंट्रोल करनी होगी, वरना मुश्किल में फंस जाएगा। लाई हाओ पूछता है, मेरे पिता की मर्सनरी टीम मुझे लेने क्यों नहीं आ रही? जैसे ही वे इमोडू शहर में पहुंचेंगे हम उन हरामियों से मिल सकते हैं। बाद में वो उस हरामी यूजिंग को ढूंढेगा, चाहे वो मरी हुई ही क्यों ना हो, और उसकी लाश लाकर लिंजी को तड़पाएगा। बटलर कहता है कि यह सब संभव होगा क्योंकि मर्सनरीज सिर्फ लाई हाओ के आदेशों का पालन करने के लिए ट्रेन किए गए थे। ये सोचते ही लाई हाओ पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है। उधर हमारा लड़का खांसते हुए उठता है। पूरी तरह तैयार होकर वो होटल से कूद जाता है। बाहर उम्मीद के मुताबिक ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे, लेकिन दिन की रोशनी में वो अभी भी कमजोर थे। वो अपनी कटाना निकालता है और बूमेरैंग स्लैश का इस्तेमाल करता है। इस तरह वो पूरे शहर में कई ज़ॉम्बीज को मारता चला जाता है और आखिरकार लेवल 10 तक पहुंच जाता है। उस गुंडे लेवल 1 वाले ज़ॉम्बीज के लिए ये सब उसके लिए बहुत आसान था। इसके अलावा उसके स्किल और उस तलवार का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, स्किल का हाई कूल डाउन, जिसकी वजह से उसका बहुत समय बर्बाद हो रहा था। फिर उसने फैसला किया कि अब सबसे जरूरी काम करने का वक्त आ गया है। जाहिर है वह सारे बॉक्सेस खोलने लगा जो उसे मिले थे। उनमें से एक बॉक्स में एक एट्रीब्यूट आइटम था। असल में ये कहानी कमाल की है क्योंकि उसमें एक ब्रॉन्ज आइटम था जो इक्विपमेंट को अपग्रेड करता है। लिंड से खुश हो जाता है और कहता है कि यह काम का आइटम है। वह तुरंत उस आइटम को अपनी तलवार पर
यूज करता है। इससे वह तलवार टैंक स्वॉर्ड +1 बन जाती। अब यह 10% की बजाय 15% डिफेंस को इग्नोर करती है। उसने जो पॉइंट्स कमाए वह तुरंत स्ट्रेंथ में डाल देता है। पास के ही एक बॉक्स में सिस्टम उसे एक हिडन मास्क जीतने के लिए बधाई देता है। यह मास्क उसे अपना लेवल और बेसिक इन्फॉर्मेशन 30 मिनट के लिए छुपाने की अनुमति देता है और इसे दिन में 2 बार यूज किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह एक बहुत ही काम का आइटम था। वह इसे इक्विप करता है और सिस्टम उसे फिर से बधाई देता है। यह लड़का सच में आलसी है। उसने ज़ॉम्बीज़ को मारा और जमीन पर लेट गया। उसे पता था कि उसे रेस्ट लेने की जरूरत है ताकि वह शाम होने से पहले लेवल 5 तक पहुंच सके और एक खास जगह को चैलेंज कर सके। जाहिर है हम लीजेंडरी डंजन की बात कर रहे हैं, है ना? नॉर्मल डंजन्स के अलावा कुछ यूनिक डंजन्स भी होते हैं जो सिर्फ एक बार किए जा सकते हैं और उनमें बेहतर आइटम्स मिलते हैं। लेकिन अभी के लिए लीची विलेज जाने का वक्त आ गया था। उसने एक प्रिसाइज वॉच भी ड्रॉप की और तुरंत इक्विप कर ली। इसके साथ वह आगे बढ़ता है और कुछ और ज़ॉम्बीज़ को खत्म करता है। गांव में चलते हुए वह खाली सा लग रहा था। उसकी नजर तुरंत एक दरवाजे पर पड़ी जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लेकिन उसकी तलवार कितनी तेज थी। उसने बस एक वार किया और ताला कट गया। वह घर के अंदर घुसा और कमरों में झांकने लगा। फिर एक दरवाजे के पीछे उसे एक लाल पोखर दिखाई दिया। धीरे से उसने दरवाजा खोला और उसी पल एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा। अपनी छोटी सी तलवार और अब लेवल 5 के साथ उसने आसानी से उस हाथ को काट दिया। लेकिन जब उसने साइड में देखा तो कुछ और नजर आया। एक और हाथ दरवाजे से अंदर आ रहा था। ज़ॉम्बी पूरी तरह से पागल हो गया और दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गया। लेकिन हमारा लड़का शांति से हर एक को थप्पड़ मारता है। वह घर में आगे बढ़ता रहा और पीछे एक फैमिली फोटो में एक लड़की को देखा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही है जिसे पहले जी आओ कहा गया था। वह गलियारे में चलते हुए कहता है कि इस दुनिया में किसी के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। वह सिस्टम खोलता है और खाने के लिए कुछ लेता है। मैंने कभी इतना शांत एपोकैलिप्टिक प्रोटैगोनिस्ट नहीं देखा। वह अपने फोन को देखता है और देखता है कि डंजन के रास्ते में वह शायद लेवल 5 तक पहुंच जाएगा। वह आराम करके थक गया है और उठ खड़ा होता है। कुछ आवाजें सुनकर वह दरवाजे के पास जाता है। उसे पता था कि वह पागल नहीं हो रहा है क्योंकि उसने कदमों की आवाज सुनी थी। इसी बीच बाहर गाओजी है जिसकी नाक पर पट्टी बंधी है और जी आओ जो चश्मा पहने हुई है। उन्हें अंदर से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी और वे जानना चाहते थे कि यह कैसे संभव है। हमारा लड़का बस एक तरफ से सुन रहा था, घर से निकलने की तैयारी कर रहा था। जियाओ ने कहा कि दूसरों से चोरी करना गलत कदम है। गाओ जी कहता है कि वे चोरी नहीं करने वाले, वे बस पूछेंगे। अगर वह हमारा लड़का खाना नहीं देता तो वे उसे पीट देंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही लगता है। लेकिन हमारा लड़का बस जियाओ को पीछे से देख रहा है। ये सब ऑब्जर्व कर रहा है और ये लड़का हमारा प्रोटैगोनिस्ट उन लोगों के लिए मशहूर नहीं है जो दूसरों को जिंदा छोड़ देते हैं। उनमें से एक और जी के जिए कहता है कि ये लड़का चोर है क्योंकि उसने उनके घर में घुसकर सब कुछ ले लिया। जियाओ गुस्से में थी क्योंकि जब उसके माता पिता और भाई ज़ॉम्बीज़ बन गए थे तो उसने सब कुछ बंद करके भाग गई थी। अब वह भूखी वापस आई है और यह लड़का सब कुछ ले गया है। उत्साहित होकर वह कहती है कि ठीक है, उन्हें भी उससे थोड़ा लेना पड़ेगा। तभी उसके चेहरे पर खून गिरता है। हमारा लड़का वक्त बर्बाद नहीं करता और उस इडियट गाओ जी को पीठ में विप मारता है। क्या मूव था! वो लड़का सीधे आफ्टर लाइफ पहुंच गया। ये लड़का किसी को माफ नहीं करता। लिंजी कहता है कि वो एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उन्हें इलाके में और ज़ॉम्बीज़ आकर्षित करने नहीं दे सकता था। यार, वो कटाना उड़ाता है और लड़की को भी खत्म कर देता है। वो एक और को भी मार देता है। यार, मैं भी इस प्रोटैगनिस्ट से डर गया हूँ। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहा। मैंने सबके नाम बताए थे ये सोचकर कि वे 2 चैप्टर्स से ज्यादा चलेंगे। हमारा लड़का जी के जी को देखता है और कहता है कि जो अपनी बहन को छोड़कर भाग जाए वो जिंदगी का कचरा है। उसे उन्हें खत्म करना पड़ा क्योंकि वे उसे लूटने की योजना बना रहे थे। ये लड़का सच में पागल है। वो चलता हुआ कहता है कि सरकार को उसके प्योर एक्शंस के लिए उसे इनाम देना चाहिए और इसके साथ ही घर का सफाया हो गया। गली हमेशा की तरह ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी। कुछ ज़ॉम्बीज़ एक बिल्डिंग पर चढ़ रहे थे। खिड़की से एक औरत कहती है कि उसे एक सुपर हीरो दिख रहा है। दूसरी औरत आती है और उसे छिपने के लिए कहती है ताकि ज़ॉम्बीज़ उनके खिलाफ इकट्ठा होना बंद कर दें। लेकिन यकीन मानो, बाहर एक एक्सपर्ट सबको पार कर रहा था। समस्या ये थी कि उसका नाम और टाइटल देखना मुश्किल था क्योंकि वो लेवल अप कर रहा था। लड़की कहती है कि ये इरेलेवेंट है, उन्हें चिल्लाना चाहिए और उस लड़के को उन्हें बचाने के लिए कहना चाहिए, दोस्त, मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन अगर मैं तुम्हें एक टिप दे सकूं तो इस लड़के को मत बुलाना, वो किसी से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हस्बैंड कहता है कि अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। अचानक हमारे लड़के के फोन पर कुछ हार्ट्स और एक छोटा सा डांस आता है और सबसे ऊपरी मंजिल से एक लड़की दिखाई देती है जो अपने बिग ब्रदर को बुला रही। जाहिर है वो बचाए जाने के बदले में मदद की पेशकश कर रही है। लेकिन हमारा लड़का उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और गली में आगे बढ़ता रहता है। उसके लिए जमीन पर पड़े छोटे छोटे आइटम्स ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लड़की उसे गालियां देने लगती है, कहती है कि उसके 30,000 से ज्यादा फैंस हैं, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पागल लड़की कहती है कि वो उससे बदला लेगी और एक वाज उठा लेती है।
लड़की, ऐसा मत कर, तुम नहीं जानती कि तुम उसे किस पर फेंकने जा रही हो। लेकिन वो अगले जन्म की तरफ बढ़ जाती है। जाहिर है हमारा लड़का कुछ अजीब महसूस करता है। वो एक तरफ हटता है और वहां से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। लड़की अचानक प्यारी सी बन जाती है, कहती है कि वो ऊपर है और ज़ॉम्बीज से डरी हुई है, इसलिए उसे बचाना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ने की पेशकश भी करती है। लड़की, मुझे नहीं लगता कि उसे इसमें दिलचस्पी है। फिर वो अपने इन्वेंट्री से ज़ॉम्बी वायरस में डूबा हुआ मांस का एक टुकड़ा निकालता है और उसे लड़की की तरफ फेंकता है। उस चीज का असर ये होता है कि ये 100 मीटर के दायरे में किसी भी क्रीचर को आकर्षित करता है। लेकिन लड़की इससे बिल्कुल खुश नहीं होती और गालियां देने लगती है। वो पूछती है कि क्या उसे समझ में नहीं आया कि वो बचाई जाना चाहती थी। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। मांस की गंध से आकर्षित होकर ज़ॉम्बीज का एक झुंड वहां आ गया और इस तरह हमारे लड़के का एक और शिकार हो गया। वो पागल लड़की तो एपोकलिप्स के बीच में भी टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। जल्द ही हमें इस प्रोटैगनिस्ट को हराने के लिए एक नए प्रोटैगनिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ज़ॉम्बीज का एक झुंड इमारत से कूदकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो क्रीचर्स जमीन पर टेढ़े मेढ़े गिरे, लेकिन वो शांति से चलता रहा। फिर वो म्यूटू जिम्नेजियम की तरफ बढ़ा। यही वो जगह थी जिसकी उसे तलाश थी और 2 घंटे बाद जब रात होगी, ये वहां घुसने का सही वक्त होगा। उसे पता था कि इसके अलावा वहां एक वाइल्ड सिल्वर रैंक्ड चेस्ट भी है। सिस्टम ने एक चेतावनी दिखाई, कहा कि जब तुम ये निशान देखो तो इसका मतलब है कि कोई स्पेशल सिस्टम चल रहा है। वाइल्ड चेस्ट एक तरह का खजाना होते हैं जो कहीं भी दिख सकते हैं और कोई भी उन्हें खोल सकता है। दूसरी ओर एक बॉस चेस्ट में बहुत रेयर आइटम्स होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही वो जिम में घुसा, उसे अपना पहला मिशन मिला, अकेले 100 ज़ॉम्बीज को हराना। समस्या ये थी कि उस जगह पर सिर्फ लेवल 2 जंबिये थे और उनमें से 100 को मारना कोई आसान काम नहीं था। शुरुआती योजना ये थी कि चुपके से चेस्ट इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ा जाए, लेकिन अब मिशन मिलने के बाद उसे यह करना ही पड़ेगा। हालांकि आलसी होने के नाते उसने सिस्टम से पूछा कि अगर वो इस ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर दे तो क्या होगा। सिस्टम ने कहा कि अगर वो मिशन डिक्लाइन करता है तो उसे 100 सोने के सिक्के कॉम्पेंसेशन के तौर पर मिलेंगे, लेकिन जाहिर है मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड इससे कहीं बेहतर होगा। फिर वो एक कमरे में गया और ताला तोड़ दिया। अंदर उसे बास्केटबॉल ज़ॉम्बी मिला और अब 100 किल्स शुरू करने का वक्त आ गया था। हमेशा की तरह एक कदम आगे बढ़ा और चेहरे पर एक वार, लेकिन यार उसने वार झेल लिया। उसे मुंह पर एक और वार करना पड़ा। कम से कम उस बदमाश ने आखिरकार बास्केटबॉल छोड़ दिया। हमारे लड़के को यह आयरॉनिक लगा कि वो लड़का बास्केटबॉल खेलते खेलते ज़ॉम्बी बन गया होगा और गेंद हाथ में लिए ही रहा और हमेशा की तरह 100% ड्रॉप बॉक्स आ गया। उसने बॉडी को थोड़ा सा लात मारी और अपना सुपर फ्लैश बैंग उठाया। जाहिर है ये बस एक फ्लैश बैंग है, लेकिन सुपर वाला। इसमें ज्यादा रहस्य नहीं है, लेकिन वो खुश हो गया क्योंकि दूसरों के घरों में घुसने के लिए यह परफेक्ट आइटम है। उसे जिम के सेंटर की चाबी भी मिली। यह अच्छा था क्योंकि अब उसे दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं थी और वो चुपचाप अंदर घुस सकता था बिना किसी को आकर्षित किए। इसके साथ वो शांति से अंदर बढ़ा। उसने इलाके को ऑब्जर्व किया जो ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था। अंधेरे में वो क्रीचर्स सभी धीमे और अंधे थे। विलियम्स पिंग पोंग टेबल की तरफ भागा और उसके नीचे छिप गया। वहां से उसने गिनती शुरू की और पता चला कि सिर्फ उसी कमरे में 17 ज़ॉम्बी थे। ये एक खतरनाक मौका था, लेकिन इसका मतलब 17 आइटम बॉक्सेस भी था। अगर वो चुप रह सकता तो कोई और ज़ॉम्बी अंदर नहीं आता। उसे लेवल 5 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 और ज़ॉम्बीज की जरूरत थी और फिर सब कुछ आसान हो जाता। एक ज़ॉम्बी उसके पास से गुजर रहा था और उसने फैसला किया कि यही पहला होगा। उसने उसकी गर्दन के पीछे विप मारा। पहला ज़ॉम्बी जमीन पर गिर गया और शोर से बाकी सभी अलर्ट हो गए। वे तुरंत लिंजी की तरफ मुड़े। अब पूरा झुंड लड़के की तरफ भाग रहा था, लेकिन ये शरारती पिंग पोंग टेबल के नीचे बैठा आराम कर रहा था। वे और करीब आए और उसने तीनों के पैरों में विप मारा। लड़का पिंग पोंग टेबल के नीचे से एक मैन्यूवर के साथ बाहर कूदा। पता नहीं उसने इतना स्वैग क्यों किया, लेकिन वो सीधे उनके पीछे जा गिरा। वो आगे बढ़ा और एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। इसके साथ उसने 4 ज़ॉम्बीज पूरे किए और लेवल 5 तक पहुंच गया। अब उसे लेवल अप करने के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स की जरूरत थी। ये जानते हुए कि वो एक तंग जगह में है, उसे और एजिलिटी की जरूरत थी। उसने पॉइंट लगाया और टेबल पर चढ़ गया। इसके साथ सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन चूंकि वे बेवकूफ थे, वे टेबल के किनारे पर फंस गए और उसके लिए उनके चेहरे पर विप मारना आसान हो गया। इसी बीच कोई दरवाजे के पीछे से यह सब देख रहा था। एक लाल शर्ट और बैंडाना पहने लड़का बोला कि वो एक बदकिस्मत आदमी है। यार, मैं तुमसे सहमत हूं और अगर मैं तुम्हें एक टिप दे सकूं तो वो ये होगा कि यहां से भाग जाओ। सबसे बड़ा खतरा आ चुका है। लेकिन वो पागल लड़का उत्साहित था, ये सोचकर कि जो इतने सारे ज़ॉम्बीज मारता है उसके पास जरूर बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। उसकी योजना ये थी कि हमारे लड़के के मरने का इंतजार करे और फिर सब कुछ ले ले, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ज़ॉम्बीज की संख्या कम हो रही थी और ब्लॉन्ड लड़के को एहसास हुआ कि उसे हमारे लड़के को मरने में मदद करनी होगी। वो ये बड़ा एहसान करेगा कि और ज़ॉम्बीज लाकर उसे आफ्टर लाइफ भेज देगा। उसी पल एक और ज़ॉम्बी कमरे में घुस गया। लिंडसे
सोच रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शोर मचा दिया है और अब कोई उस दरवाजे पर खटखटा रहा था जहां ब्लॉन्ड लड़का छिपा हुआ था। दरवाजे को खराब देखकर उसे पता था कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उसे सामने वाले ज़ॉम्बीज को खत्म करना था और जल्दी से पीछे हटना था। लेकिन उसी वक्त 3 ज़ॉम्बीज उस पर कूद पड़े। पार्कर किंग ने एक और स्टाइलिश मूव किया और घूमकर दूर हो गया। समस्या यह थी कि और ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे थे। यार, उसने 3 ज़ॉम्बीज को शिश केबाब बना दिया। वो आराम करने के लिए टेबल के नीचे भागा और देखा कि पास में उसे एक सिंगल यूज पोशन मिली थी जो उसकी एनर्जी का 20% रिस्टोर करेगी और अगले 5 मिनट तक हर मिनट 5% और। उसके लिए जो थका हुआ था ये परफेक्ट था। जैसे ही वो उठा, उसने तलवार फेंकी और एक और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। इस बार उसे एक अजीब सा ब्लैक बॉक्स दिखाई दिया और वो तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ा। अंदर एक ब्रेसलेट था जो उसे एक बार दिन में स्पाइक स्किल समन करने की अनुमति देता था। उसे पता था कि स्किल इक्विपमेंट दुर्लभ होती है और उसने तुरंत इसे इक्विप कर लिया। उसी पल दरवाजा आखिरकार टूट गया और ज़ॉम्बीज का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसके लिए जिसे अभी ये आइटम मिला था, ये सही मौका था। कई ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे थे। वो टेबल पर कूद गया और उनके करीब आने का इंतजार करने लगा। वो उन सभी के ऊपर से कूदा और ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर दिया। जमीन से अचानक बड़े बड़े स्पाइक्स निकलने लगे और उसने कहा कि अब खेल असली में शुरू हो गया है। कई स्पाइक्स जमीन से निकलते रहे और ज़ॉम्बीज को खत्म करते गए। ये एबिलिटी लेवल 20 मैजिक जितनी शक्तिशाली थी। पीछे से और ज़ॉम्बीज आए, लेकिन स्पाइक्स ने आसानी से उन्हें खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये चीज खुद ही मारती रहेगी और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसे कई आइटम्स और एक्सपीरियंस मिले और एबिलिटी कूल डाउन में चली गई। सिस्टम ने समझाया कि इसे फिर से यूज करने में 24 घंटे लगेंगे, लेकिन वो मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करके इसे और मजबूत भी कर सकता था। और हमेशा की तरह यह सभी बॉक्सेस इकट्ठा करने का सबसे अच्छा वक्त था। उसे एक फोर्टनाइट बजूका मिला जो उसे किसी भी चीज को 30 मीटर दूर फेंकने की अनुमति देता था। साथ ही बूट्स जो मूवमेंट स्पीड को 10 सेकंड के लिए 20% बढ़ा देते थे। उसके पास जितने एट्रीब्यूट्स थे वे किसी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा थे जिसने पहले ही एक क्लास अनलॉक कर लिया था। इसका मतलब था कि इस रफ्तार से उसके पास ज्यादातर लोगों से कम 2 गुने स्टेटस पॉइंट्स थे। ज़ॉम्बीज की एक और लहर उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसने ज़ॉम्बी वायरस में डूबे हुए मांस के टुकड़े को बजूका में लोड किया, फायर किया और इसने सभी क्रीचर्स का ध्यान खींच लिया। वे कमरे के कोने में चले गए और उसने बूट्स की एबिलिटी एक्टिवेट की। आसानी से उन बेवकूफों को पीछे छोड़ दिया। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों पर बैठा हुआ थक गया था। 8 बजने में सिर्फ 1 घंटा बचा था और उसे पता था कि यह जगह कितनी खतरनाक हो जाएगी। पहले इस आलसी पागल को आराम करने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। वो गलियारों में चलता रहा, उस मास्टर की का इस्तेमाल करते हुए जो उसे मिली थी। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने सोचा कि यह अंदर से क्यों बंद था। उसे पता था कि यह जिम का इन्फर्मरी था और जिस वक्त यह बंद हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए इसे लॉक नहीं होना चाहिए था। उसने दरवाजा खोला, यह उम्मीद करते हुए कि उसे कोई और बेवकूफ नहीं मिलेगा जो उसे मारना चाहता हो। धीरे से वो कमरे में घुसा और तुरंत उसकी गर्दन पर एक तलवार रख दी गई और किसी ने पूछा कि उसके पास उस जगह की चाबी क्यों है। लेकिन हमारे लड़के ने बस उसका हाथ पकड़ा और कलाई को दबोच लिया। इसके साथ ब्लॉन्ड लड़के ने चाकू गिरा दिया और हमारे लड़के ने कहा कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। वो पीछे हटा और उसने लड़के की बांह मरोड़ दी। मुझे लगा कि वो उसे वहीं खत्म कर देगा, लेकिन इसके बजाय उसने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया। उसने अपना इन्वेंटरी खोला, एक पर्दा निकाला, खिड़की को ढक दिया और उन्हें लाइट्स चालू करने के लिए कहा। अचानक एक नर्स आई और कहा कि लाइट्स चालू करने से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर्षित होंगे। उसने उसे कोई विकल्प नहीं दिया और कमरे के पीछे एक और व्यक्ति ने लाइट्स चालू कर दी। अगर मुझे शर्त लगानी होती तो सिर्फ टाइट्स वाली लड़की ही बचती। ब्लॉन्ड लड़के ने हमारे लड़के को पहचान लिया कि ये वही है जो बहुत सारे ज़ॉम्बीज मार रहा था और वो उसका लूट चुराना चाहता था। और लिंडसे ने उससे कहा कि जब वो इतना कमजोर है तो उसे घमंड से देखना बंद करे। पास आओ मेरे ब्लॉन्ड दोस्त, मुझे लगता है कि तुम अपने अगले जन्म की तरफ बढ़ रहे हो। हमारे लड़के ने कहा कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो दुश्मनी रखते हैं और उसने लड़के की गर्दन पर वार कर दिया। इन्फर्मरी में मौजूद सभी लोग डर गए थे और किसी तरह लड़की की टाइट्स अचानक गायब हो गई। हमारे लड़के ने फिर लड़के की आस्तीन से एक चाकू निकाला, कहा कि यह लड़का उसे मारने की तैयारी कर रहा था और उनसे कहा कि वे चिंता न करें, वो एक अच्छा इंसान है। बेशक सभी ने सहमति जताई और कहा हाँ, वो निश्चित रूप से एक महान इंसान है। लेकिन सच तो यह था कि वे सभी मौत से डरे हुए थे। लिंडसे ने कहा कि वो एक समझदार इंसान है और अगर उन्होंने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया तो वो किसी को नहीं मारेगा। तभी कोई आगे बढ़ा, क्या ये हो सकता है कि हमारे लड़के को आखिरकार कुछ साथी मिल गए या फिर एक और वार और एक और शिकार होगा। लड़की ने अपनी टाइट्स फिर से पहन ली, आगे आई और कहा कि सभी ने देखा कि लड़का इस लायक था। उसने दूसरों से पूछा और वे सहमत हो गए, कहा हाँ बिल्कुल वो इस लायक था। लिंडसे मुस्कुराया और कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि सभी उससे सहमत हैं। उसे एहसास हुआ कि वो सुबह से कहीं ज्यादा थका हुआ है। एक अच्छे आलसी इंसान की तरह उसने सभी से कमरा साफ करने के लिए कहा क्योंकि वो आराम करना चाहता था। जाहिर है कोई भी लड़के के खिलाफ जाने वाला नहीं था। उसने ब्लॉन्ड लड़के को लपेटा और जमीन में दफना दिया। हमारा लड़का बस टाइट्स वाली रानी को देख रहा था, कह रहा था कि उसने उसे पहले कहीं देखा है। वो अभी भी लेवल 0 पर थी और उसका नाम
जंग यीशु था। जब उसने नाम देखा तो उसे लगा कि वो उसे पहचानता है। पिछले जन्म में जब वो बुरे हाल में था तो उसे पहले ही एक लेजेंडरी प्रोफेशन मिल चुकी थी जिसे गॉड डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। बुरी तरह से टूटा हुआ उसने उससे कहा था कि अगर वो उसके घाव ठीक कर सके तो वो कुछ भी करेगा, लेकिन उसने उसे बताया कि उसके चेहरे पर जो घाव है वो सोल से जुड़ा हुआ है और उसका इलाज नहीं किया जा सकता। हर बार जब वो बुरे हाल में होता तो उसे ढूंढता और इलाज के लिए पूछता। कमजोरी यह थी कि हालांकि उसकी प्रोफेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन यह उसे दूसरों के लिए सिर्फ एक टूल बना देती थी। वो याद करता है कि भविष्य में वो अब से बहुत अलग इंसान बन गई थी। शायद यह किस्मत थी जो उन्हें फिर से एक साथ ले आई। अचानक उन्हें दरवाजे के बाहर हवा से एक आवाज सुनाई दी। सभी ने खुद को हथियार बंद कर लिया, ये देखने के लिए कि क्या दिखाई देगा, जबकि लिंजी शांति से अपनी घड़ी देख रहा था। फिर उसने 3 कार्ड निकाले और मेज पर एक भोजन रख दिया। यार, वो खाने लगा। जाहिर है उस कमरे में मौजूद सभी लोग एक दिन से भूखे थे और लार टपका रहे थे। येक्सु ने गले से आवाज निगलते हुए पूछा कि उसे ये खाना कहाँ से मिला और क्या वे थोड़ा सा ले सकते हैं। हमारे लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि लगता है वो उसके जाल में फंस गई है। उसने कहा कि उसे थोड़ा सा खाना पाने के लिए उसे उसकी मदद करनी होगी। सभी अभी भी उत्साहित थे, लेकिन टाइट्स वाली रानी ने कहा कि बस उसे बताए कि उसे क्या चाहिए। जबकि वो पहले से ही डरी हुई थी, उसने वही पूछा जो आप सोच रहे हैं। उसने उसे एक कागज दिखाया और कहा कि वो वहां लिखी सभी दवाइयां चाहता है। उसने पूछा कि क्या वो सच में बस यही चाहता है। वो कहता है हाँ, जब तक कि वो कुछ और ऑफर करने की सोच रही हो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, और वो अब सब कुछ इकट्ठा करने जा रही। 2 लोग मैकेनिक थे और उसने जल्दी से उन्हें एक लिस्ट दी जो वो चाहता है कि वे कल सुबह 6 बजे तक बना दें। उसने उन्हें वे आइटम्स दिए जिनकी उन्हें जरूरत होगी और कहा कि उन्हें जो खाना मिलेगा वो इस पर निर्भर करेगा कि वे क्या बनाते हैं। जाहिर है उसे सतर्क रहने की जरूरत थी, इसलिए उसने वॉचफुल आई एक्टिवेट कर दी। उस लड़के का इन्वेंट्री आइटम्स से भरा हुआ था। उसे लेवल 6 तक पहुंचने के लिए अभी भी 22 दिनों का एक्सपीरियंस बाकी था। उसके पास मिशन पूरा करने के लिए 24 घंटे बचे थे, इसलिए उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। इसके साथ रात हो गई। अगले दिन वो आराम से उठा। बाकी लोगों ने पूरी रात जागकर वही बनाया जो उसने मांगा था। हमारे लड़के ने सबकी तारीफ की और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डॉक्टर ने नर्स के कंधे पर थपथपाया जो थकान से बिल्कुल चूर हो गई थी। उसने हर एक को एक कार्ड दिया और कहा कि अब उन्हें लड़ना नहीं होगा। येक्सी बहुत खुश हुई। उसने सोचा था कि जब वे काम खत्म कर लेंगे तो वो सबको मार डालेगा, इसलिए उसने भागने की योजना बना ली थी। लेकिन लगता है वो उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं लड़की, वो तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर उसने पूछा कि कार्ड का इस्तेमाल कैसे करें, और उसे पता चला कि अभी तक किसी को पता नहीं था कि इस दुनिया में क्या करना है। उसने उसे थोड़ी और मदद करने का फैसला किया, उस सब के लिए जो उसने पिछले जन्म में किया था। उसने उसे सिस्टम दिखाया और बताया कि कार्ड का इस्तेमाल करके सब कुछ कैसे बनाया जा सकता है। उसने यह देखा और बहुत खुश हो गई। इसके साथ सभी ने अपने कार्ड चालू किए और खाने लगे। यह देखकर कि वो अभी भी कितनी परेशान है, उसने कुछ टिप्स देने का फैसला किया ताकि भविष्य में वो काम आ सके। उसने सभी को कहा कि वे दोपहर तक इस जगह से भाग जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मार चुका होगा। उसने उन्हें याद दिलाया कि वे समय न भूलें। येक्सी ने उनसे कहा कि वे सावधान रहें क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। हालांकि उसने कहा कि उसे खुद के बारे में थोड़ा ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जब वो बाहर निकला तो सच में वहां ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था और पास में एक बड़ा झुंड था। लेकिन पूरी रात आराम करने के बाद वो तैयार था। उसने पहले ज़ॉम्बी पर वार किया एक आकर्षक फिशिंग रॉड से। उसने शरीर को जमीन पर गिरने नहीं दिया ताकि कम से कम ज़ॉम्बीज़ का ध्यान आकर्षित हो, और इसके साथ उसने कॉरिडोर साफ करना शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं लगा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने लिस्ट खोली और सोचा कि ज़ॉम्बीज़ ये सब कैसे कर रहे हैं जबकि वे मरे हुए हैं। बेचारा ज़ॉम्बी बाथरूम में जरूरी काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमारा लड़का पास आया वो मुड़ा और भागने लगा। हालांकि अपनी पैंट नीचे होने की वजह से वो बेवकूफ की तरह जमीन पर गिर गया। लिंडसे ने एक और को खत्म कर दिया। आपको सावधान रहना होगा क्योंकि जिम में लोगों के शरीर ज्यादा ट्रेंड होते हैं, इसलिए यह आम बात थी कि वे ज्यादा ताकतवर भी हों। फिर उसने महिलाओं के रेस्ट रूम को देखा। वो सावधानी से पास गया, चिंतित कि शायद वहां कोई जिंदा हो, और वो वापस रियलिटी में आया यह सोचकर कि यह एपोकलिप्स है और अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे महिलाओं का रेस्ट रूम पसंद है या नहीं। वो धीरे धीरे अंदर जाने लगा। उसे पहले तो कोई नहीं मिला और उसने हर स्टॉल को चेक करना शुरू कर दिया जब तक उसे एक स्टॉल में 2 क्रीचर्स की आवाज सुनाई दी। जब उसने इसे खोला तो उसने देखा कि मौत के बाद भी रोमांस जारी था। यह शर्म की बात थी, लेकिन उसे उस कनेक्शन को खत्म करना पड़ा। उन्हें हमले का एहसास हुआ, लेकिन वे आसानी से चूक गए। जमीन पर एक बोतल थी और एक बार फिर वे उस पर ठोकर खा गए। इसके साथ उसने 2 और को खत्म कर दिया। यह लड़का दिमाग से ठीक नहीं है। उसने यहाँ तक कि उस जोड़े की तस्वीरें भी खींचनी शुरू कर दी। उसे अजीब तरह से लगा कि वह उन्हें पहचानता है। लगता है कि पिछले जन्म में वे हमेशा साथ में शिकार करते थे और उनमें एक तरह की सिनर्जी
एनर्जी थी जो उन्हें अजेय बना देती थी। लेकिन यह शर्म की बात थी कि इस बार वे तीसरे दिन ही बिना कुछ किए मर गए। हमेशा की तरह अब लूट बॉक्स चेक करने का वक्त था। यह एक फ्यूजन कार्ड था जो उसे दो आइटम्स को मिलाकर एक नया आइटम बनाने की अनुमति देता था, और हो सकता है कि यह सिल्वर रैंक तक भी अपग्रेड हो जाए। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा और एक स्टॉल से एक अजीब सी रोशनी आ रही। वो उसके पास गया और देखा कि एक चेस्ट एक पेंटाग्राम के ऊपर तैर रहा था। ये वाइल्ड चेस्ट था और उसे इसे खोलने के लिए वहां 30 सेकंड तक रुकना होगा। उसने थोड़ी देर इंतजार किया और एक हरा सेब दिखाई दिया। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि यह किसी तरह का स्ट्रेंथ या एजिलिटी आइटम होगा। उसने डिस्क्रिप्शन चेक की और आइटम ने उसके फिजिक्स स्टैट को 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स से बढ़ा दिया, जो बेसिकली हेल्थ था। उसे एजिलिटी ज्यादा पसंद होता, लेकिन कम से कम ये बुरा नहीं था। उसने सेब धोया और तुरंत खा लिया, खुश था कि इस जन्म में वो पहले से बेहतर खा रहा है। उसने रेस्टरूम छोड़ दिया, ये सोचकर कि यह जगह उसे बहुत सारी अच्छी चीजें दे रही है। बाहर उसे एक और भीड़ दिखाई दी। यार, इस बार उसने सच में पूरी भीड़ देखी। वो एक कोने में चला गया ताकि सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उस पर न टूट पड़े। जैसे ही 2 उसके पास आए, उसने उनकी गर्दन पर विप मारी। 2 और आए और वे भी गिर गए। यार, ये लड़का इन क्रीचर्स के साथ बारिश कर रहा है। वो जो भी रिसोर्सेज पाता है उसे स्ट्रेंथ पर खर्च कर रहा है। एक बॉक्स के अंदर उसे एक लायन ब्रेसलेट मिला। ये 10% चांस देता था कि किसी व्यक्ति को 1 सेकंड के लिए डरा दिया जाए, जिससे उसकी हरकतें रुक जाएं। सिस्टम ने फिर सभी इक्विपमेंट स्लॉट्स दिखाए और समझाया कि हर स्लॉट में क्या जा सकता है। उसने तुरंत लायन ब्रेसलेट इक्विप कर लिया। धीरे धीरे वो जिम में चलने लगा, आराम से जूस पीते हुए। तभी उसने एक कमरा खोला जो ज़ॉम्बीज से भरा था, या शायद मरे हुए डॉक्टरों से। मुझे यकीन नहीं है। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि चोटों और जिस तरह से यह डिजास्टर हुआ था, उसके आधार पर यह सिर्फ एक ज़ॉम्बी बॉस हो सकता है। एक ऐसा क्रीचर जो अपने लेवल के दूसरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और जो आमतौर पर इंसानों को खाता है। इंसानों के न होने पर यह दूसरे ज़ॉम्बीज को भी खा सकता है। जितना ताकतवर क्रीचर होगा, उतना ही आसानी से वो ज़ॉम्बी बन सकता है। इसीलिए 1 ट्रिलियन मच्छरों में से सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी बनता है, और आमतौर पर म्यूटेटेड एनिमल्स भी ज़ॉम्बीज का शिकार करते हैं। फिर उसने कुछ नोटिस किया। शरीर पर कई कट्स के आधार पर लगता था कि यह एक ज़ॉम्बी कैट ने किया था। यह हमेशा उन प्रकारों में से एक था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उनकी सेंसेस बहुत तेज होती हैं। अगर वो क्रीचर आसपास था तो शायद उसे उसके बारे में पहले से पता था। इसीलिए हो सकता है कि वो एक जाल में फंस गया हो। वो ध्यान केंद्रित करता है, ये नोटिस करने की कोशिश करता है कि क्या कोई चीज पास आ रही है। तभी कुछ उसे अलर्ट करता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो लगभग कैट के पंजे में फंस जाता है। वो बस बच पाता है और अपनी बूमरैंग सोर्ड फेंकता है। ये न सिर्फ एक म्यूटेंट क्रीचर था, बल्कि एक बॉस भी था। इस क्रीचर में इनक्रेडिबल एजिलिटी थी और ये फॉल्स इमेजेस बना सकता था, जिससे डैमेज 50% कम हो जाता था। इसके पास शार्प अटैक और हाइटेंड विजन के टैलेंट्स भी थे। इस चीज के एट्रीब्यूट्स की लिस्ट लंबी थी और लिंजी को पता था कि इसका मतलब यह भी था कि यह एक अच्छा रिवॉर्ड देगा। हालांकि यह एक मुश्किल क्रीचर था, लेकिन उसके पास ऐसी चीजों से लड़ने का 10 साल का अनुभव था। हैक सिस्टम ने ज़ॉम्बी कैट को डिटेक्ट किया और उसे इसे मारने का मिशन दिया। मिशन का नाम था अनग्रेटफुल ज़ॉम्बी किटी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिम शहर से कई कैट्स को बचाता था। लेकिन अपोकलिप्स शुरू होने के बाद जब उनमें से एक ज़ॉम्बी बन गया तो उसने सबको मारना शुरू कर दिया। मिशन उसे 100 लेवल एक ज़ॉम्बी मारने के बराबर एक्सपीरियंस देगा। यार, ट्रू सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया और फिर हैक सिस्टम ने मिशन को फिर से एक्टिवेट किया, रिवॉर्ड को बढ़ा दिया। अब 100 एक्सपी की जगह उसे 300 एक्सपी मिलेगा और उसके पास इसे पूरा करने के लिए 24 घंटे थे। उसे यह अजीब लगने लगा कि यह सिस्टम इतना उदार क्यों हो रहा है। उसे याद आया कि पिछले जन्म में सिस्टम पूरी तरह से चालाकी से भरा हुआ था। यह हमेशा वादा करता था कि चीजें आसान होंगी, लेकिन जब वहां पहुंचते तो वह एक अजेय क्रीचर होता था। शुरुआत में 1% आइटम ड्रॉप चांस इतनी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जब लोग ग्रुप्स बनाने लगे तो सभी को एहसास हुआ कि रिवॉर्ड्स काफी नहीं थे। हालांकि दूसरी तरफ उसे नॉर्मल के मुकाबले बहुत अच्छे मिशंस मिल रहे थे। जाहिर है उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके पास 24 घंटे थे इस अनग्रेटफुल कैट को मारने के लिए, जो शांति से अपना पंजा चाट रहा था। उसे पता था कि यह जानवर काउंटर अटैक का स्पेशलिस्ट था, इसलिए वो बस सीधे हमला नहीं कर सकता था। इसलिए वो बैठ गया, अपना फोन निकाला और एक मैन हुआ पढ़ने लगा। जब वो हंसा तो कैट का गुस्सा भड़क गया। वो उठा और उस पर कूद पड़ा। ठीक उसी पल लिंडसे भी उठा और पीछे कूदकर हमले से बच गया। उसने अपने फोन को कटाना में बदल दिया। बिल्ली पीछे हट गई, लेकिन फिर वो उस पर फिर से हमला करने आई। एक बार फिर उसने हमला टाल दिया और उसकी पीठ पर वार करने का मौका ढूंढ लिया। लेकिन बिल्ली मुस्कुराई और कहा उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पहले से ही उसके मूव्स जानता है। उसने फिर से हमला टाल दिया, लेकिन हमारे लड़के को उसके पंजे काटने का मौका मिल गया। तुरंत बिल्ली ने कहा कि वो उसे इस तरह चोट पहुंचाने के लिए माफ नहीं करेगी, लेकिन हमारे लड़के ने बस इतना कहा कि बिना पंजों के वो जीत
नहीं सकता। अचानक बिल्ली ने एक आई एबिलिटी एक्टिवेट की। हमारे लड़के को पता था कि यह उसे एक इल्यूजन में खींच लेगी। वो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया जहां एक विशाल बिल्ली थी जिसके चेहरे पर कई अंग थे, लेकिन उसके लिए जिसने अपोकलिप्स में 10 साल बिताए थे ये कुछ भी नहीं था। बिल्ली हैरान थी कि लड़का डरा नहीं। हमारे लड़के ने उसकी आंख पर वार किया और इल्यूजन तोड़ दिया। उसी पल वो जानवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाहिर है वो उसे भागने नहीं देने वाला था। उसने अपनी बूमरैंग स्वॉर्ड फेंकी और उसकी गर्दन पर विप मारकर बॉस को मार डाला। तुरंत उसने मिशन पूरा किया, ढेर सारा एक्सपीरियंस हासिल किया, लेवल अप किया और एक अचीवमेंट भी हासिल किया। शहर में हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह लड़का कौन है, क्योंकि उसे हर वक्त अनाउंसमेंट्स मिल रहे थे। ऑथर को लगता है कि यह कूल है कि एक लड़की कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है, हालांकि वो नहीं जानती कि यह पागल लड़का कौन है। एक और व्यक्ति कहता है कि वो गुमनाम रहना पसंद करेगा। इसी बीच कोई शराब पीते हुए कहता है कि उसका नाम इस बात का संकेत है कि वो शायद ड्रैगन सिटी से है और उनके ग्रुप में उस जैसे एक्सपर्ट का होना उनके बचने के चांसेस को बहुत बढ़ा देगा। ये सारा हंगामा इसलिए था क्योंकि सभी को पता चल गया कि उसने उस जानवर को मार डाला। उसे पता था कि जितना ज्यादा ध्यान वो आकर्षित करेगा उतना ही ज्यादा उसे छिपना होगा। अचानक उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। जाहिर है लड़ाई के बाद इस आलसी को थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। वो इस बात से प्रभावित था कि उसने बिना ज्यादा चोट खाए जीत हासिल कर ली, लेकिन उसे और सावधान रहना होगा। पहले बॉस को मारने के लिए उसे 1000 प्रेस्टीज पॉइंट्स और 1000 गोल्ड मिले। उस वक्त उसके पास कुल 2000 प्रेस्टीज, 5000 गोल्ड और खर्च करने के लिए 4 एट्रीब्यूट पॉइंट्स थे। ब्रॉन्ज लेमन टाइटल ने उसे सभी एट्रीब्यूट्स में +2 दिया और सभी दूसरे क्रीचर्स की रेजिस्टेंस को 5% कम कर दिया। हालांकि इसे इक्विप करने के लिए उसे फर्स्ट किल टाइटल छोड़ना पड़ता। चूंकि यह ज्यादा एट्रीब्यूट्स देता था, उसने इसे स्विच कर दिया और सोचने लगा कि जब वो प्रोफेशन बदलेगा तो वो कितना ताकतवर होगा। आधा घंटा बीत गया। लड़का इतना आलसी था कि उसने चेस्ट लेने से पहले आराम किया। उसके अंदर उसे एक ज़ोंबी किटी हॉर्न मिला। जब इसे बजाया जाता तो यह उसे एक ज़ोंबी कैट को बुलाने की इजाजत देता था, जो हर 48 घंटे में 30 मिनट के लिए उसकी मदद कर सकता था। अच्छी बात यह थी कि कैट उसके प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ का 60% होगा और जो कुछ भी वो मारेगा वो उसके लिए काउंट होगा। एकमात्र डाउन साइड यह था कि किटी के पास 100% ड्रॉप रेट नहीं होगी, लेकिन उसके लिए जो अकेले घूम रहा था, क्रीचर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कंपेनियन होना बहुत अच्छा होगा। जाहिर है उसे पता था कि उस कैट के पंजे, आंखें, स्किन और बाकी सब कुछ अच्छे आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए उसने कारकेस को अपने इन्वेंट्री में डाल दिया। कुछ देर बाद वो वेयर हाउस की तरफ चला गया क्योंकि उसे याद आया कि सिल्वर चेस्ट वहीं था। हालांकि जब उसने इसे खोला तो वो डर गया। ये खोपड़ियों से भरा हुआ था और फर्श पर कुछ आंखें बिखरी हुई थीं। लगता था कि ज़ॉम्बी कैट ने ही यह सब किया था। सिर्फ अपोकलिप्स में ही ऐसा क्रीचर हो सकता है जो सबकी आंखें इकट्ठा करता हो। उसे पता था कि यह छोटी चीज जमाखोरी करना पसंद करती है, इसलिए उसने चारों ओर देखना शुरू किया कि क्या उसे और खजाना मिल सकता है। उसने ट्रेडमिल पर फंसा हुआ एक डंबेल देखा और सोचा कि क्या यह कैट का खिलौना था। इस अमेजिंग इनोवेशन के अलावा कमरे में ज्यादा कुछ नहीं था। अब बस ये चेक करना बाकी था कि उस व्हाइट शीट के नीचे क्या है, और किसी के लिए हैरानी की बात नहीं थी। वहां सिल्वर चेस्ट था जो वैसे भी उस कमरे में होना चाहिए। उसे इसे ढूंढने के लिए 20 प्रेस्टीज पॉइंट्स मिले, लेकिन इसे खोलने में 60 सेकंड लगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसमें टाइमर क्यों लगाया जब वे हमेशा इसे समय पर खोल ही लेते हैं। अंदर उसे एक व्हाइट क्लोक और एक स्किल बुक मिला। बुक ने उसे डबल स्लैश एबिलिटी दी जो एक एक्सप्लोजन पैदा करती थी और उसके एट्रीब्यूट्स का 70% डैमेज करती थी। मुश्किल बात यह थी कि आपको दोनों हिट्स लगाने की जरूरत थी, लेकिन उसे इस पर भरोसा था। तुरंत उसने स्किल सीख ली और उसके पास जो 5 स्किल्स इक्विप करने की एबिलिटी थी उनमें से उसने 2 सीख ली। उसे व्हाइट विंग्ड क्लोक भी मिला जो उसे हर 20 मिनट में एक बार ग्लाइड करने की अनुमति देता था। देखो, उसका इन्वेंटरी पहले से ही पूरी तरह से इक्विप्ड हो रहा है। हालांकि इस चीज का डिजाइन बहुत खराब है। ये एक आधे पंख नोचे हुए मुर्गे जैसा दिखता है। उसने कहा कि योजना सिर्फ लाई हाओ को मारने की थी और बाकी परिवार को छोड़ देने की, लेकिन ऐसा क्यों करें जब आप सभी को नर्क भेज सकते हैं। अब उस जगह में बस 100 क्रीचर्स को मारने का मिशन पूरा करना बाकी था। वो एक कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने लकड़ी पर दस्तक दी और सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ मुड़ गए। उसने चिकन क्लोक का इफेक्ट एक्टिवेट किया, कहा कि वो इसे आजमाने के लिए बेताब है। वो ज़ॉम्बीज के सामने कूदा और लड़का उड़ गया। वो माइकल फेल्प्स की तरह गोता लगाते हुए नीचे आया और उनके सिर पर वार किया। उसने गति पकड़ी, दूसरी तरफ ग्लाइड करते हुए स्टाइलिश लग रहा था। यार, ये ग्लाइडिंग नहीं, फ्लाइंग जैसा है। वो बस हवा में लटका हुआ है। फिर उसने कहा कि अब नई एबिलिटी को आजमाने का वक्त आ गया है। उसने ज़ॉम्बी की तरफ इशारा किया और उसकी दिशा में एक स्लैश छोड़ा। 2 ज़ॉम्बीज तुरंत खत्म हो गए। उस एबिलिटी ने सच में एक धमाका किया, यहाँ तक कि वो खुद भी उस गड़बड़ से हैरान था जो उसने की थी। उसका एंडलेस ग्लाइड आखिरकार खत्म हुआ
और उसे दूर फेंके जाने से बचने के लिए जमीन पर उतरना पड़ा। वो हैरान था कि ज़ॉम्बी ने उसकी उम्मीद से ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाया। इस एबिलिटी की स्पीड बूमरैंग जितनी ही थी, लेकिन ये कहीं ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। अब जब उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स खत्म कर लिए तो चीजों को सीरियसली लेने का वक्त आ गया। हमने उसे सोना प्राप्त करते हुए कई मॉडिफिकेशंस देखे। वो पूरे जिम को साफ करता रहा, पूरी जगह को फार्म करता रहा। जल्द ही वहां ज़ॉम्बीज के शवों के ढेर लग गए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत खत्म हो रही है। जैसे ही बेचारा लड़का सिर्फ रिसोर्सेज प्राप्त कर रहा था, वो इतना आलसी था कि उसने सब कुछ खत्म होने के बाद बॉक्सेस उठाने का फैसला किया। यहाँ तक कि सिस्टम के रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए भी वो एक कुर्सी पर बैठ गया। उसे एक हैक और नया इक्विपमेंट मिलने वाला था। उसने पहले इक्विपमेंट मांगा ताकि सबसे अच्छी चीज को आखिर के लिए बचा सके। सिस्टम ने अनाउंस करना शुरू किया कि एक ब्रॉन्ज रैंक्ड आइटम बनाया जा रहा है। उसे एक ब्लड अब्जॉर्प्शन रिंग मिला, जो उसके द्वारा किए गए डैमेज का 5% उसकी लाइफ रिस्टोर कर देता था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अब लो लेवल क्रीचर्स के खिलाफ वो प्रैक्टिकली इमॉर्टल हो जाएगा। यार, जल्द ही ये लड़का सारे रिंग्स इक्विप करके एक ई बॉय बन जाएगा। मजेदार बात यह है कि उसकी उंगलियों पर कोई रिंग्स दिखाई नहीं देते। वो मजाकिया चिकन क्लोक पहने हुए है। फिर उसने सिस्टम से कहा कि अब हैक लेने का वक्त आ गया है और वो कुछ अच्छा देखना चाहता है। जाहिर है ये फेमस हुक होगा, लेकिन हमें ये अगले चैप्टर में पता चलेगा। उस परफेक्ट हैक को देखकर वो हैरान रह गया। ये बेसिकली एक ऑटो कलेक्ट हैक था, जो क्रीचर्स के द्वारा गिराई गई हर चीज को उठा लेता था। उसे पहले से पता था कि अब से उसे बस मारना होगा और सब कुछ उसके पास आ जाएगा। एक आलसी साइको के लिए ये परफेक्ट था। उसे चिंता थी कि लोग उसे क्रीचर्स मारते हुए देखेंगे और नोटिस करेंगे कि वो हमेशा बॉक्सेस का ढेर इकट्ठा करता है। तभी उसने सिस्टम से पूछा कि उसका हैक लेवल 1 पर क्यों है। सिस्टम ने समझाया कि अगर उसे भविष्य में वही टैलेंट मिलता है तो लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि वो अगली बार कुछ अलग पाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड था। उसने ज़ॉम्बीज के ढेर को देखा और एक टेस्ट करने का फैसला किया। जैसे ही वो बॉडीज के बीच चला, सभी कार्ड्स ऑटोमेटिकली उसके पास आ गए और हैक इतना अच्छा था कि इसने उसके इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज भी कर दिया। अब यह ADHD वाले किसी के लिए परफेक्ट था। सब कुछ साफ और टाइडी एक के बाद एक। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस जगह पर बहुत देर से है। उसे लाई फैमिली के गांव की तरफ जाने और अपना बदला शुरू करने की जरूरत थी। स्क्रीन शिफ्ट होती है लाई मैंशन की तरफ। ली हो सोफे पर लेटा हुआ था, बिल्कुल खुश, जबकि बाकी सभी अपोकलिप्स में तड़प रहे। लेकिन अचानक उसने घड़ी की तरफ देखा। वो उठा और जो पहला इंसान उसे दिखाई दिया उसे थप्पड़ मारा और पूछा कि वो दोनों बेवकूफ कहाँ गए हैं और वो अभी तक क्यों नहीं आया। बटलर ने समझाया कि उसके पास भेजे गए 2 बॉडीगार्ड्स यूनिवर्सिटी में क्रीचर्स के एक झुंड से टकरा गए थे और उन्हें देरी हो गई। ली हो उन सड़े हुए ज़ॉम्बीज पर गुस्से में था, क्योंकि उन्होंने उसकी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी थी। और यह सोचकर कि उसने उनमें से एक ज़ॉम्बी को मारा था और उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला, उसने क्या किया कि बॉडीगार्ड्स से कहा कि कुछ ज़ॉम्बीज को लगभग मार डाले ताकि वो आखिरी वार कर सके। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसे इतना कम XP क्यों मिला। तभी उन्हें पास में एक आवाज सुनाई दी। कोई दरवाजे पर आ गया था। भूलने वाले आर्टिस्ट को शाबाशी, जो अचानक 30 चैप्टर्स के बाद लड़के के बालों को ब्लू से ब्लॉन्ड कर दिया। उसने रॉन्ग से पूछा, जो उसके सामने खड़ी थी, कि क्या उसे वो लड़की और वो अनाथ मिल गए हैं। रॉन्ग ने जवाब दिया कि उन्हें लड़की मिल गई है, लेकिन लड़का पहले ही गायब हो चुका है। ब्लॉन्ड ने उसे अंदर लाने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे छिपने के लिए डांटना चाहता था, लेकिन रॉन्ग ने सूटकेस जमीन पर फेंक दी और कहा कि वो पहले ही मर चुकी है और वो अंदर है। ब्लॉन्ड का चेहरा तुरंत बदल गया और वो डर गया। रॉन्ग ने समझाया कि उन्हें उसका शरीर स्कूल के पीछे वेयरहाउस में मिला था और उसके बगल में एक आदमी के खून से सने कपड़े थे। उसने ये भी नोट किया कि लगता था कि उसे मरने से पहले सबसे दर्दनाक जगहों पर टॉर्चर किया गया था। रॉन्ग और डिटेल्स समझाने वाली थी, लेकिन ली हो भाग गया और एक बाल्टी मांगने लगा। उस समय रॉन्ग ने कहा कि जिसने भी यह किया होगा उसे लड़की से बहुत नफरत होगी, और उसने यह भी कहा कि जिसने यह किया होगा वो ली हो के पीछे भी आ सकता है। ली हो ने इस विचार को खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह कैंपस की सबसे सुंदर लड़की थी। फिर उसे याद आया कि जिसने उससे सबसे ज्यादा नफरत की होगी वह लिंजाई हो सकता है, लेकिन यह इम्पॉसिबल था कि लिंजाई इतना ताकतवर हो, क्योंकि वह एक अनाथ था और उसका कोई सपोर्ट नहीं था। उन्होंने अभी तक बड़ा सरप्राइज नहीं बताया था, इसीलिए लिंजाई को यह पता नहीं हो सकता था कि वह उसे धोखा दे रही थी। रॉन्ग ने पूछा कि क्या यह लिंजाई लिनजियन का बेटा है। ली हो ने हाँ कहा और रॉन्ग ने जवाब दिया, चाहे वह ताकतवर हो या नहीं, लिंजाई की मदद करने वाला कोई बहुत स्किल्ड इंसान है। शायद उनके लाए हुए 100 बॉडीगार्ड्स भी काफी नहीं होंगे। ली हो ने पूछा कि यह कैसे पॉसिबल है अगर रॉन्ग ड्रैगन सिटी के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। उसने रॉन्ग को या तो वापस ट्रेनिंग करने या और बॉडीगार्ड्स लाने का आदेश दिया और कहा कि वह कुछ भी करे, लेकिन यह सुनिश्चित करे कि वह न मरे। यार, रॉन्ग ने कहा कि वो इस लड़के के लिए मरने को तैयार है। जाहिर है उसे जिंदगी से ज्यादा प्यार नहीं है। इसी बीच जंगल में ज़ॉम्बीज एक के बाद एक गिर रहे थे। हमारा लड़का पहले ही लेवल 8 तक पहुंच चुका था। वो हैरान था कि वो डंजन में गए बिना भी इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा था, और अब वो ली होके मैंशन के सामने खड़ा था, उस बदमाश से हिसाब चुकाने के लिए तैयार। मैंशन में हर जगह ट्रूप्स पहरा लगा रहे थे। हमारा लड़का एक पेड़ पर छिपा हुआ था। वो नीचे उतरा, लॉन को पार किया और अपना सीक्रेट लेवर दबाया। इसके साथ एक पैसेज खुल गया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इतने सारे गार्ड्स होने के बावजूद उनके पास कोई चांस नहीं था
किसी के खिलाफ जो सब कुछ जानता हो। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, वो छिपकर ऑब्जर्व करने लगा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह ग्रुप मर्सनरी गिल्ड का हिस्सा था। पिछले जन्म में यही वो ग्रुप था जिस पर ली हो को सबसे ज्यादा भरोसा था और जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। ये दुख की बात है कि वो इस फैमिली को लंबे समय से देख रहा था। अब तक ट्रूप्स अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे और उसे कोई कमजोरी नहीं मिली थी, लेकिन तभी कुछ उसका ध्यान खींचा। उसने उस आदमी को पहचान लिया। वो कुख्यात रोंगजांग था। पिछले जन्म में यह आदमी एक वॉर गॉड बन गया था और हमेशा मर्सनरीज का लीडर रहता था। आखिरकार ली हो ने इस आदमी को उसका पीछा करने का आदेश दिया। कई बार वो खुद को घिरा हुआ पाया। रोंग निश्चित रूप से उसके सबसे बुरे दुश्मनों में से एक था। हालांकि वो रोंग से इतनी बार बच निकला कि उस आदमी को डिस्ग्रेस्ड का खिताब मिल गया। शायद ये किस्मत थी कि वे इस तरह फिर से मिले। उसी पल रोंग ने कुछ महसूस किया। वो मुड़ा और हमारा लड़का बस छिपने में कामयाब रहा। यह खतरनाक था, लेकिन यह परफेक्ट होगा अगर इस फैमिली के लिए इतना महत्वपूर्ण कोई शुरुआत में ही मर जाए। उसने वो मास्क पहन लिया जो उसकी मौजूदगी को छिपाता था और ठीक उसी पल गार्ड्स उसके पास से गुजर गए। मुझे पता था कि वो चीज उसकी मौजूदगी को छिपाने में मदद करती है, लेकिन यार वो लड़का वहीं खड़ा था और किसी ने उसे देखा तक नहीं। लेकिन रोंग सतर्क बना रहा, ये सोचते हुए कि उसे यह एहसास क्यों हो रहा है कि कोई उसे देख रहा है। उसने दूसरों से कहा कि जगह के आसपास सुरक्षा बढ़ाई, ये सोचते हुए कि उसे पास में जो भी हो उसे मारना होगा। वक्त बीत गया और आधी रात हो चुकी थी। लिविंग रूम के सोफे पर ली हो ने कहा कि यह सोचना बेतुका है कि कोई बाहर है। उसे यकीन था कि बाहर सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं। रोंग ने कहा कि सावधान रहना बेहतर होगा क्योंकि उसे यकीन था कि वे टारगेट हो रहे हैं। लाई हाउ ने अपनी घड़ी जमीन पर फेंक दी और उस आदमी को बस्तर्ड बोला क्योंकि वह उसे मारने आने में इतना टाइम ले रहा था जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हो रही थी। एक नौकर ने कहा कि अगर उसे बोरियत हो रही है तो वे उसके लिए कोई काम ढूंढ सकते हैं। एक्साइटेड लड़के ने कहा कि उसके पास एक आइडिया है और उसने रोंग से पूछा कि क्या उसने कोई ज़ॉम्बी पकड़ा है। रोंग ने हाँ में जवाब दिया। उसने एनालिसिस के लिए एक ज़ॉम्बी पकड़ा था। शायद ये नए ज़ॉम्बी फाइटिंग वेपन्स बनाने में काम आए। लाई हाउ ने झल्लाकर कहा कि बाहर तो हजारों ज़ॉम्बी हैं, पर वह इस वाले के साथ खेलना चाहता है। रोंग को पता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन शायद इससे ये लड़का थोड़ा शांत हो जाए। लाई हाउ ने कहा कि वह इस गेम में कोई रिस्क नहीं लेगा। वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं। रोंग ने अपने पास खड़े आदमी को देखा और उसे कैद किए हुए ज़ॉम्बी को लाने को कहा। कुछ देर बाद एक मस्कुलर ज़ॉम्बी को जंजीरों से बांध कर लाया गया। कई लोग मिलकर भी उसे कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे थे। यह जाहिर था कि यह नॉर्मल लेवल का ज़ॉम्बी नहीं था, मगर लाई हाउ ने बिना हिचकिचाहट बड़े पिंजरे को लाने का आदेश दिया। अंदर 6 लड़कियां थीं जो एक दूसरे को देखकर यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही उसने घंटी बजाई, सभी डर से सहम गई। लड़कियां पिंजरे की सलाखों को पकड़कर चीखने लगीं। ये तो साफ दिख रहा था कि यह लौंडा भी पूरा पगला गया था। लगता था जैसे ये दुनिया सिर्फ चूतियों के लिए खत्म हो रही है। उसने एक बंदे को चाबी झोंकते हुए बोला, अबे पिंजरा खोलना, मैं थोड़ा मजा लेना चाहता हूँ। लोग उस भैंसिए को घसीटते हुए लाए। बॉस ने चिल्लाकर कहा, इसे गेट पर फेंको, जंजीरें खोलो और अंदर ढकेल दो। तभी एक नौकर रोने लगा। अरे बाबूजी, ऐसा मत करो यार, ये तो बहुत गंदा खेल है। एक सूट बूट वाले ने टोका। सॉरी साहब, ये नया है ना। मगर बॉस गरजा, अबे तू मुझे सिखाएगा? वो नौकर फिर भी गिड़गिड़ाता रहा। भाई साहब, बस इन बेचारी लड़कियों को। उसका दोस्त जल्दी से बोला, अरे यार, हम आपको कैसे टोक सकते हैं? बॉस हंसा, वाह, कोई तो है जो मेरे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। चल देखते हैं तेरी हिम्मत और ताकत दोनों मैच करते हैं कि नहीं। उसने अपने गुंडों को आंख मारी। एक ने मुक्का मारना चाहा, पर वो नौकर छटाक से बच गया। बॉस को यह सीन बड़ा मस्त लग रहा था। घुटनों पर बैठे बैठे उसने हमलावर की कलाई मरोड़ दी, जो चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। बॉस का मूड खराब हो गया। अबे, मेरे आदमी को बेइज्जत कर दिया, अब तेरी बारी है। उसने 2 और बंदों को बुलाया, इसकी खैरियत उड़ा दो। छोटे वाले सोच रहे थे, यार इस बेकार लौंडे पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, जिसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। मुक्केबाजी शुरू हो गई और आखिरकार बेचारा बेहोश हो गया। अब तो उसका चेहरा पूरा फूल चुका था। हर पंच सीधे नाक मुंह पर जा रहा था। वो तो पूरा पंचिंग बैग बन चुका था। मगर बॉस ने उसे मारने से मना कर दिया। जब ये इन लड़कियों को बचाना चाहता है तो सबसे बढ़िया सजा यही होगी कि ये खुद उन्हें मरते हुए देखे। बेचारी लड़कियां वहां जमी हुई थीं, कुछ कर नहीं पा रही थी। और फिर मर्दों ने उस झोंबी को छोड़ना शुरू कर दिया। उस शैतान ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। झट से पहली लड़की के गले पर कूद पड़ा। बाहर खड़ा वो बेचारा लड़का बस रोए जा रहा था। लगता था जैसे उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। बॉस ने उसका मजाक उड़ाया, अबे इतना ताकतवर है तो अंदर जाकर बचा लेना इन्हें। बाकी गुंडे भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, पर असल में उन्हें भी लग रहा था कि ये सब टू मच हो रहा है। भले ही दुनिया खत्म हो रही हो, पर इंसानियत तो नहीं मरी ना। उन्होंने उस बेहोश लड़के को घसीट कर बाहर फेंका, जबकि अंदर वह दैत्य पिंजरे में मौजूद हर चीज को चीर फाड़ रहा। जब सब खत्म हुआ तो उस लड़के को भी अंदर फेंक दिया। ठीक उसी पल वह झोंबी उसकी तरफ मुड़ा और सीधा उस पर टूट पड़ा। लड़का रुका और अपनी माँ से माफी मांगने लगा। आज न तो तुम्हें बचा पाया न खुद को, पर अचानक उसके अंदर जान आ गई। नहीं, मैं मर नहीं सकता। माँ मुझे घर पर इंतजार कर रही हैं। फौरन उठा और झोंबी के जबड़े पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसे कसकर
कर पकड़ा और पूरे पिंजरे में घसीटने लगा। उसने झोंबी को पिंजरे की सलाखों से टकराया, मगर ये इतना आसान नहीं था। झोंबी ने उसे जबरदस्त पकड़ में ले लिया। बाहर लाए हाओ ये सब देखकर चिल्लाया, वाह, आज तक का सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट। लड़का बुरी तरह घायल होने के बावजूद फिर उठा और झोंबी के मुंह पर एक और जोरदार प्रहार किया। लंबी लड़ाई के बाद वह थक कर गिर पड़ा। झोंबी अब उसके पास खड़ा था, पर उसके शरीर में एक बूंद ताकत नहीं बची थी। उसने फुसफुसाते हुए माफी मांगी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। रोंग ने देखकर कहा, खेद है, लड़का मर गया। गार्ड पहले तो उसे देखकर दुखी हुए, फिर अगले ही पल बड़बड़ाए, इतनी जल्दी मर गया? मजा आना बंद हो गया। पर अगर वह मरा भी था तो वापस आने वाला था। अचानक वह झोंबी बनकर उठ खड़ा हुआ और बाहर लिंजी ने देखा कि उसका मौका आखिरकार आ ही गया है। जैसे ही उसे अपने जैसा दिखने वाला कोई मिला, उसने उसे ठिकाने लगा दिया। उसके कपड़े पहने और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लोगों ने पूछा, जो तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने सीधा जवाब दिया, बॉस को काम पर वापस जाने की याद दिलाने आया हूँ। पीछे से दो आदमी आए। एक बड़बड़ाया, हम तो 24 घंटे से पेट्रोलिंग कर रहे हैं बिना सोए। हमारे हीरो ने ठंडे दिमाग से कहा, हमें तो बस कैनन फॉडर समझा जाता है। गोल मटोल सर वाले ने शक जताया, जिया तो आम दिनों से थोड़ा लंबा नहीं लग रहा? अगले ही पल लिंजी ने दोनों को नॉकआउट कर दिया, सीधे फुटपाथ पर सुला दिया, फिर शांति से मैंशन के अंदर घुस गया। वहां कोई भी उसका मुकाबला करने लायक लेवल का नहीं था। तभी एक ने फ्लेयर छोड़ना चाहा, मगर हमारे लड़के ने छुरी फेंक कर उसे हवा में ही काट दिया। अफसोस की बात है यारों, पर मुझे पता है तुम कैसे काम करते हो, उसने मन ही मन सोचा। सिस्टम ने अनाउंसमेंट की कि सिक्योरिटी को हरा दिया गया है और बदले का रास्ता शुरू हो चुका है। मिशन का नाम था जियाज रिवेंज और यूजर को भड़काने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच सकता था। उसे गांव के अंदर के सारे 269 लोगों को मारना था। उसे एक और नॉर्मल लेवल हैक और एक ब्रॉन्ज इक्विपमेंट आइटम मिलने वाला था। हमारे लड़के ने तुरंत हाँ कर दी। कहा, अब तो लाई हाउ को मारने का और भी ज्यादा रीजन मिल गया है। फिर मिशन आया जिसमें लिखा था, रिवेंज बैरियर एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम ने अनाउंसमेंट किया, अगर कोई इस जगह से भागा तो वह उन्हें पूरे 1 महीने तक ट्रैक कर पाएगा। उसे एक्साइटमेंट हो आया। इसका मतलब था कि कोई भी एस्केप नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी दूर भी चले जाएं। लेकिन मिशन एक्सेप्ट करते ही उसके स्क्रीन पर मल्टीपल किल्स दिखने लगे। उसे हरी करना था और मैंशन के अंदर क्या चल रहा है समझना था। ये लोग भूल गए थे कि वहां कोई और नहीं बचा था। उन्होंने खुद ही सभी औरतों को गॉड सेक के लिए मार डाला था। तभी एक वॉइस गूंजी, क्यों मेरे साथ नहीं खेल रहे? वॉइस कंटिन्यू हुई। सभी कंफ्यूज्ड खड़े थे। रेड हेयर वाले को पहले ही समझ आ गया था कि बोलने वाले का ऑरा उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। लाई हाउ तुरंत पैनिक करने लगा। उसे रियलाइज हो गया कि ये जो भी है उसे मारने आया है। ओ बॉय, अब लाई हाउ के बाल वापस ब्लू हो गए और रोंग के अचानक रेड। लगता है हमें पुअर आर्टिस्ट के लिए अल्जाइमर्स मेडिकेशन का फंडरेजर स्टार्ट करना होगा। रेड हेयर रोंग रूम के बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा हुआ और बोला, खुद को दिखाओ। उसे कंफ्यूजन हो रहा था, ये कौन है जो इतनी इजीली सबको मार रहा है? वॉइस ने कहा, मैं ह्यूमन हूँ, लेकिन अब इस रूम की हर सोल का रीपर बनने वाला हूँ। सभी टेरिफाइड हो गए, लेकिन रोंग ने उन्हें काल्म डाउन करने को कहा। वे अलग अलग हो गए, हर कोई डिफरेंट पोजीशन पर नजर रख रहा था। तभी लेजेंडरी फ्लैशबैंग रूम के बीचों बीच आ गिरा। एक्सप्लोजन हुई और किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी बीच हमारा लड़का काल्मली अंदर आया, हैंड्स इन पॉकेट्स, जैसे कोई रनवे वॉक हो। एंट्री करते ही उसने अपना स्पाइक अटैक एक्टिवेट कर दिया। आर्मी का आधा हिस्सा इम्पेल्ड होने लगा। बूमरैंग के स्लैश ने 2 और खत्म कर दिए। रोंग को समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा कौन है। जब उसने साइड में देखा तो एक और ग्रेनेड था। एक्सप्लोजन के बाद हमारा लड़का अनफेज्ड आगे बढ़ता रहा। स्मोक क्लियर होने पर भी रोंग को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन उसके सारे एलाइज मारे जा चुके थे। एक आदमी ने कहा, ये कोई विच होगी। उसने स्पिनिंग सोर्ड से सबको मरते देखा था। रोंग ने पूछा, एरिया में अभी कितने लोग बचे हैं? आदमी बोला, कम से कम 66 ब्रदर्स, कुछ इंजर्ड भी हैं। इसी बीच वेहू गुस्से में था। रोंग, जल्दी करो और उसको मारो जिसने मेरे प्लान्स बर्बाद किए। रोंग ने ऑर्डर दिया, इस आदमी को हंट करना स्टार्ट करो। वह अकेला 100 लोगों को नहीं मार सकता। फिर वह सर्वेंट की तरफ मुड़ा, मास्टर को हाइड आउट ले जाओ। पर सर्वेंट जानता था कि यह शख्स प्रॉबेबली सब कुछ देख रहा है। हमारा लड़का स्लोली सबको मार रहा था, उनकी डिस्पेयर को एंजॉय करते हुए, जैसा उसने एक्सपेक्टेड किया था। मैन एक ग्रुप बनाकर एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। उसने सिस्टम ओपन करके चेक किया। रोंग ऑलरेडी लेवल 5 पहुंच चुका था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कायर, खुद को दिखा। उसने सोचा ये लोग बेवकूफ हैं, बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। उसने उन्हें थोड़ा और एंटरटेन करने के लिए किटी समन करने का डिसाइड किया। तभी कैट उसके साइड में अपीयर हो गई। उसने एक नाइफ निकाली और रूम की तरफ फेंकी। कैंडल होल्डर कट गया, जो फ्लोर पर गिरकर ग्लास पीसेस में बिखर गया। लेकिन मैन को समझने से पहले ही कैट पहले आदमी की नेक पर ऑलरेडी थी। हमारे लड़के ने इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और रूम में घुसकर औरों को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अनदर एरिया क्लियर हो गया और वह फिर से विथड्रॉ हो गया। रोंग ने उसे स्पॉट किया, लेकिन क्विकली रियलाइज किया वह उसका नेम या लेवल नहीं देख पा रहा है। वह चिल्लाया, तुम कौन हो?
क्या करना चाहते हो? हमारे लड़के ने रॉन्ग को ऑब्जर्व किया और डिसअपॉइंटेड महसूस किया। ये वो वॉर गॉड नहीं लग रहा था जो कभी हुआ करता था। उसने उनसे कहा, मैं यहाँ तुम्हें डिस्पेयर का मीनिंग सिखाने आया हूँ। एक सेकंड में वह 3 मैन को पार करके रॉन्ग के फेस टू फेस आ गया। पुअर गाय रिएक्ट भी नहीं कर पाया और पूरे बॉडी में कांपने लगा। वह अपने घुटनों पर गिर गया, रियलाइज करते हुए कि उसके पास कोई चांस नहीं था। किटी उसके पीछे भागी और हमारे लड़के ने कहा कि वह अब लाई हाउ के पीछे जा रहा है। रिवेंज बैरियर की वजह से वह छिप नहीं सकता था। उसने रॉन्ग को किक मारा, पूछा, तुमने खुद को मर्सिनरीज का लीडर कैसे समझा? लेकिन रॉन्ग ने जवाब दिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है, अब मैं किसी चीज का लीडर नहीं रहा। लिंडसे मुस्कुराई जब उसने देखा रॉन्ग को रियलाइज हो गया था कि उसने सालों की मेहनत से बनाई हर चीज खो दी है। रॉन्ग ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, कम से कम बता दो तुम कौन हो, मैं इस रिग्रेट के साथ नहीं मरना चाहता। हमारे लड़के ने कहा, मैं इतना अच्छा सीन होने की उम्मीद नहीं कर रहा था, और धीरे धीरे उसके पास गया, फिर एक विप से उसकी नेक तोड़ दी। रॉन्ग फ्लोर पर गिरा और हमारे लड़के ने उसके हेड पर पैर रखते हुए कहा, तुम्हें याद है जब तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया था? मुझे एंट कहा था ना? उसने कई बार स्टॉम्प किया, बोलते हुए, तुमने ही सिखाया था एनिमी के सामने ज्यादा बात नहीं करनी, बस फिनिश कर देना। उसे देखना बेहतर लग रहा था, रिग्रेट्स से भरकर मरते हुए। अब जब रॉन्ग मर चुका था, ली फैमिली कमजोर हो चुकी थी, लेकिन लगता था हमारा लड़का रिवेंज के नशे में चूर था, इधर उधर स्टंबल करता हुआ। ऐसे ही वह मैंशन से निकल गया, पीछे छोड़ते हुए नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयार बॉडीज का ढेर। कहीं और एक डेस्परेट लाइहाओ बड़बड़ा रहा था, ये इम्पॉसिबल है कि ये आदमी मेरे पीछे यहां तक आया। तभी अचानक दरवाजे पर एक बॉडी के आकार का डेंट बन गया। लाइहाओ को समझ आ गया, जिस असैसिन के बारे में उसे शक था वो आ चुका था। बटलर ने बताया, मैंने बाकी लोगों को सीक्रेट बेस भेज दिया है, कोई नहीं जानता हम यहाँ हैं। लाइहाओ गुस्से से फुफकारा, वो डैन ऑर्फन को इतना स्ट्रॉन्ग असैसिन कहां से मिल गया? बटलर ने सुझाव दिया, क्या ये लिंजियन उसके पिता की छोड़ी हुई कोई सीक्रेट कार्ड हो सकती है? लाइहाओ ने झटके से कहा, इम्पॉसिबल, हमने उसके पिता को मारने के बाद कुछ नहीं छोड़ा था। बॉस की जिद ना होती तो हम उसकी एक झलक भी नहीं छोड़ते। बाहर से हमारे लड़के की आवाज गूंजी, थम! वह मेटल डोर से उस आदमी को हटाते हुए अनाउंस करता है, अब मैं सब समझ गया हूँ। अंदर लाइहाओ स्तब्ध रह गया। ये लिंजी की आवाज कैसे? हमारा लड़का जवाब देता है, लगता है मैं जन्म से ही तुम्हारा टारगेट था, अभी भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता। लाइहाओ चीखता है, मुझे उस ब्रैड को तभी मार देना चाहिए था। लेकिन हमारे लड़के का सवाल था, लिन जियन कौन था? तुमने पूरे लिन फैमिली को क्यों खत्म करना चाहा? लाइहाओ जोर से हंसता है, लगता है ये अनाथ सच में अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। वह आगे कबूल करता है, तुम्हारे पिता लिन जियान ने मेरे पिता को रिपोर्ट कर दिया था जब वह प्रमोट होने वाले थे। इससे ली फैमिली के सारे प्लान्स और बिजनेस तबाह हो गए, इसीलिए हमने पूरी लिन फैमिली को ही खत्म कर दिया। लाइहाओ अब सवाल करता है, अब तुम्हारी बारी है, बताओ ये प्रोफेशनल असासिन तुम्हें कहां से मिला? हमारा लड़का ठंडे दिमाग से जवाब देता है, जानकर क्या करोगे? आज से लाइव फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। लाइहाओ फिर हंसता है, तुम सपने देखना बंद करो। तभी क्रैश! हमारे लड़के ने डोर नॉब पर इतना जोरदार किक मारा कि दरवाजा खुल गया और सामने खड़ी थी वो छोटी सी किटन। बटलर बेचारा गुस्से में उस पर पंच करने दौड़ा। हमारा लड़का आराम से इवेड करता है। किटन उछलकर बीच में आती है और बैम! बटलर का पंच सीधा किटन पर लगता है। किटन का 30 मिनट पूरा हो चुका था, वह धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगी। तभी हमारा लड़का बटलर के सामने आता है, अपना मास्क हटाते हुए बोलता है, लिंडसे आ चुका है। बूढ़ा बटलर हैरान हो जाता है, क्या तुम ही इस सब के पीछे का असैसिन हो? लाइहाओ को अब एहसास होता है कि उसने बड़ी गलती कर दी। बटलर चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, रॉन्ग जैसे ट्रेंड फाइटर को तुम जैसे बच्चे ने कैसे मार दिया? हमारा लड़का वार्निंग देता है, ये अपोकलिप्स है, ली फैमिली के मार्शल आर्ट्स अब इररेलेवेंट हो चुके हैं। लाइहाओ बेबस होकर चिल्लाता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम अकेले इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? हमारा लड़का कोल्डली मुस्कुराता है, चलो अब पता चलेगा कि क्या मैं तुम दोनों को हैंडल करने लायक हूँ। और वह एक फ्लैश में बटलर पर झपट्टा मारता है। बटलर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर पंच ब्लॉक किया। डैम! ये बूढ़ा अभी भी टिका हुआ है। हमारा लड़का इंप्रेस्ड होकर बोलता है, रॉन्ग भी ऐसा पंच नहीं झेल पाता। तभी कबूम! बूढ़ा अपनी ट्रू फॉर्म रिवील करता है। सारे कपड़े फटते हैं और उसका रिडिकुलसली मस्कुलर शरीर सामने आता है। हमारा लड़का तुरंत सोर्ड निकालकर स्लैश मारता है। बटलर चिल्लाता है, तुम कावर्ड हो, डर्टी टैक्टिक्स यूज कर रहे हो। वह कैजुअली जवाब देता है, अपोकैलिप्स में कोई नियम नहीं होते ओल्ड मैन। और फिर स्वूश! वह सोर्ड को स्पिन करके डबल स्लैश एक्टिवेट करता है। बटलर पहला अटैक तो डॉज कर लेता है, पर यह तो बूमेरैंग अटैक था। पीछे से वापस आते हुए स्लैश ने बटलर के आर्म पर जोरदार वार किया। बूढ़ा दर्द से कराहता है, 50 साल की ट्रेनिंग और आज एक बच्चे के हाथों हार जाऊंगा। तभी हमारे लड़के का एक्सप्लोसिव कॉम्बो स्टार्ट होता है। हर पंच बटलर के आर्म पर एटॉमिक बॉम्ब जैसा गिर रहा है। लिंजी नजदीक आता है और पैम! उसने बटलर की चिन पर किलर स्टैंप मारा। मुझे कंफर्म करना होगा कि तुम मर चुके हो। हमारा लड़का मायूसी से कहता है, इतना स्ट्रांग होकर भी अपोकलिप्स के लिए अडेप्ट नहीं कर पाए। ये साबित करता है कि स्मार्ट बनना और हर सिचुएशन को रीड करना जरूरी है। तभी उसकी नजर फ्लोर पर पड़ती है। लाइहाओ बेहोश पड़ा है।
हमारा लड़का लाई हाओ को घूरता है, कितना यूजलेस है ये। सोर्ड लेकर उसके पास जाता है, वह उसे सोर्ड से हल्का सा पोक करता है जैसे कोई स्लीपिंग ब्यूटी को जगा रहा हो, और स्क्रीच, लाई हाओ चीखता हुआ एकदम उछल कर खड़ा होता है। हमारा लड़का ठंडे दिमाग से पूछता है, अब नाटक बंद करोगे? फिर स्लैश, एक ब्रूटल कॉम्बो शुरू होता है। लाई हाओ चिल्लाता है, मेरे पिता तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर हमारा लड़का तो सोर्ड को स्पिन करते हुए मुस्कुरा रहा है। अब लाई हाओ की हिम्मत टूटने लगी। कृपया जल्दी खत्म कर दो। लिंजी शैतानी हंसी हंसता है, चिंता मत करो, मैं भूल ही जाऊंगा ऐसा करना। और फिर एक ब्लंट नाइफ निकालता है। फर्स्ट स्ट्राइक लाई हाओ की थाइस पर लगता है। सॉरी यार, इस एपोकलिप्स में अच्छे वेपन्स मिलते ही कहाँ हैं। फिर दूसरा बार वैक, पर प्रॉमिस करता हूँ एक ना एक बार तो सही लगेगा। हमारा लड़का खून से लथपथ लाई हाओ को देखकर कहता है, तुम मेरे 10 साल के दर्द का 1% भी नहीं समझ पाओगे। लाई हाओ कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, 10 साल? मैंने तो सिर्फ 3 साल पहले तुम्हें टारगेट करना शुरू किया था। हमारा लड़का ब्लेड को क्लीन करते हुए, कहानियां बाद में, अब फन टाइम है। और फिर whip, यहाँ whack, वहां। हर स्ट्राइक के साथ वो एक रीजन बताता है। उन 10 सालों का हर दर्द, चेस्ट पर एक जोरदार वार, ये उस फैमिली के लिए जिसे मैं जान भी नहीं पाया। फिर सडनली रुककर, बस अब रीजंस देने से टायर्ड हो गया हूं, अब सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुझे खुशी देता है। इन्वेंट्री से एक बिजार आइटम निकालता है। देखकर लाई हाओ की आंखें फटी रह जाती हैं। ये क्या है? तुम क्या करने वाले हो? हमारा लड़का डेविलिश स्माइल के साथ, तुम्हारा ही सोचा हुआ मेथड है, याद नहीं आता? लाई हाओ का चेहरा व्हाइट हो जाता है। मैंने कभी किसी को नहीं बताया ऐसा। और फिर शुरू होता है द लॉन्गेस्ट टॉर्चर सीक्वेंस एवर। 3 आवर्स लेटर लाई हाओ अब बेयरली ह्यूमन दिखता है। हमारा लड़का मॉकिंगली बोलता है, इतनी जल्दी मरोगे? ये तो उसका 1% भी नहीं जो तुम दूसरों को देते थे। थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद, पर अब किल करने का मन नहीं। इतना वीक ओपोनेंट बोरिंग हो गया है। फिर भी कुछ एक्सपेरिमेंटल पोक्स जस्ट टू चेक। आखिरकार लाई हाओ का बॉडी कोलैप्स होता है। अब मेरी लिमिट पूरी। हमारा लड़का रूम से बाहर कदम रखते हुए, डबल एक्सप्लोजन स्लैश एक्टिवेट, और फिर इतना भयंकर ब्लास्ट कि बच्चे को भी अम्ब्रेला लेकर भागना पड़ा। आउटसाइड फुल मून के नीचे ली फैमिली का लाइफ बुरा भी नहीं था। तभी सिस्टम का अलर्ट, वेंजफुल हार्ट टैलेंट अनलॉक्ड। हमारा लड़का मून को देखकर बिटरली मुस्कुराता है। कहना आसान था, पर यह अब तक का सबसे हार्ड काम था। यू बास्टर्ड। सिस्टम ने समझाया, स्किल्स बुक्स से सीखी जा सकती हैं, लेकिन टैलेंट्स केवल स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस से ही एक्टिवेट होते हैं। वेंजफुल हार्ट टैलेंट का डिस्क्रिप्शन, जिससे भी जितनी हेट होगी उतनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट बूस्ट प्लस 20% डैमेज। और ये तो सिर्फ लेवल 1 है, आगे और ग्रो करेगा। मिशन रिवॉर्ड्स, लाई फैमिली एलिमिनेटेड, न्यू हैक अनलॉक, ब्रॉन्ज इक्विपमेंट चेस्ट। हमारा लड़का एक्साइटेड होकर चेस्ट खोलता है और अंदर मिलता है एक मैजिकल गर्ल्स वॉन्ड। प्रॉब्लम, मैजिक क्लास एक्सक्लूसिव आइटम, यूजलेस फॉर हिज बिल्ड। जल्दी ही कोई लड़की इसे लेने आएगी। उसने वॉन्ड इन्वेंट्री में रख दिया, बाद में किसी को बेच दूंगा। ऑटो लूट हैक रिव्यू, एपोकलिप्स में ये सबसे यूजफुल हैक है। नॉर्मली मारे गए एनिमी का इन्वेंट्री गायब हो जाता है, सिर्फ इक्विप्ड आइटम्स लूट सकते हो। फ्यूचर टिप, लोगों को मारने से बेहतर है इनस्लेव करो, ज्यादा आइटम्स मिलेंगे। बेस्ट लूट फ्रॉम केओस, प्यूरिफिकेशन नेकलेस, फजायस एक्स्ट्रा स्टैट, हर 12 घंटे में एक नेगेटिव स्टेटस रिमूव कर सकता है मेडिटेशन नेकलेस से। वीक पर फाइट्स में ज्यादा यूजफुल, इसे पहन लेता हूँ। अब आया असली मजे का वक्त। उसने सिस्टम को हुक्म दिया, नया हैक दिखा मुझे। लोडिंग बार कंप्लीट, न्यू हैक एब्सोल्यूट एंस्लेवमेंट। किसी ज़ॉम्बी को अपना पर्सनल स्लेव बना सकता है। स्लेव तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। लिंडसे के 10 साल के पास्ट लाइफ में भी ये पावर किसी के पास नहीं थी। हमारा लड़का अपने ही गाल को छुटकी लेता है। मैं सच में सपना तो नहीं देख रहा। फिर एक डेविलिश आइडिया आता है, अब सारा डर्टी वर्क ज़ॉम्बीज करेंगे। सॉलिटरी लाइफ का प्लान थोड़ा मॉडिफाई होगा, एक लॉयल स्लेव जो मरने तक ओबे करे। व्हाई नॉट? सिस्टम ने बोनस इन्फो दिया, जितने ज्यादा ज़ॉम्बीज एनस्लेव करोगे उतना कंट्रोल बढ़ेगा लेवल अप करने पर, और भी ओपी होगा। हमारा लड़का इमेजिन करता है पूरी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ शहर पर हमला, पर अभी नहीं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, फ्यूचर में ज़ॉम्बी किंग बनने वाले ज़ॉम्बीज को ढूंढो, उन्हें अभी से एनस्लेव कर लो। पर क्या वो सेम पोटेंशियल रख पाएंगे? अबली फैमिली वॉल्ट की तरफ, ये फेमस ट्रेजर्स का कलेक्शन देखूंगा। वॉल्ट खोलते ही रियलिटी चेक, सारे $1 मिलियन आइटम्स अपोकलिप्स में बेकार हैं। ये सब अब कचरे के बराबर है। हमारा लड़का पेंटिंग्स पर पैसा उड़ाता है, ये यूजलेस लगें पर फ्यूचर में काम आएंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टाइम, यूजफुल आइटम्स ले लिए, बाकी सब डिस्ट्रॉय कर दिया गाते हुए चला जा रहा है। नाइट टाइम का खतरा, ज़ॉम्बीज और डेंजरस हो जाएंगे। इस लग्जरी विला में ही रुकता हूँ। अंदर का सीन, एक जंबी रूम के बीच में खड़ा है। पूरे विलेज को तो मार चुका था ना, ये पोर ज़ॉम्बी कहाँ से आया? ज़ॉम्बी की स्पेशलिटी, रात का बोनस, स्टैट्स बूस्ट किया गया।
एपिक रैंक टैलेंट, लेवल अप के साथ पावर बढ़ेगा। मरते समय एक्सट्रीम सफरिंग हुआ था। हमारा लड़का स्टैट्स चेक करता है, ये परफेक्ट टारगेट है मेरे नए इंस्लेवमेंट टैलेंट के लिए। वियर्ड बिहेवियर, ज़ॉम्बी बिल्कुल स्टिल खड़ा है, कुछ अटैक नहीं कर रहा। लिंजाई को सरप्राइज होता है, अरे भाई तू झम्बी है ना, मुझे काट क्यों नहीं रहा। माइंड स्टेट एनालिसिस, 3 माइंड स्टेट, इंसानी जिंदगी में भी बेवकूफ रहा होगा। सिस्टम से कॉन्फर्मेशन, क्या सच में इस जॉम्बी को एनस्लेव कर सकता हूँ? इतने सारे स्टैट्स तो हैं। सिस्टम का रिप्लाई, पॉसिबल है, तुम्हारे स्टैट्स अभी भी ज्यादा हैं। हमारा लड़का सोच में पड़ जाता है, इसका माइंड लेवल तो बहुत लो है पर मजबूरी है। सिस्टम को कमांड देता है, इस मॉन्स्टर को एनस्लेव करो। स्क्रीन पर पॉपअप आता है, एनस्लेव दिस क्रीचर, यस नो। वह यस पर क्लिक करता है। रेड एनर्जी का शो शुरू, पूरा ज़ॉम्बी घिर जाता है पर लगता है ज़ॉम्बी रेजिस्ट कर रहा है। अचानक ज़ॉम्बी अपना हेड खुजाने लगता है। नेमिंग विंडो अपीयर होती है, अब इसका नाम दो। हमारा लड़का बेरहमी से हंसता है, चलो तू लंबा और ताकतवर है, तेरा नाम होगा बिग इडियट। सिस्टम ने कंग्रेचुलेट किया, बड़ा बेवकूफ सफलतापूर्वक बंदी बनाया। स्टैट्स विंडो खुलती है, सारे नॉर्मल ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, प्रेस्टीज गेन नहीं होगा, इन्वेंट्री यूज नहीं कर सकता। हमारा लड़का टेस्ट करना चाहता है, बिग इडियट अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, इस केज को तोड़ दो। बिग इडियट का रिस्पॉन्स आयरन बार्स को पकड़ता है, क्सरैक करते हुए खोल बनाता है, 1 सेकंड में बाहर। अब लिंजे की तरफ दौड़ रहा है। अचानक से वो रुक जाता है और पता चलता है कि वो बस मजाक कर रहा था, जिससे हमारा लड़का बेवकूफ बनकर रह गया। फौरन हमारा बॉय कुछ बचे खुचे आइटम्स पहनने लगता है। हैरानी की बात यह कि अब सिस्टम मैसेज में लिखा है कि ज़ॉम्बी में अब माइट वाले एट्रीब्यूट्स नहीं है। हमारा लड़का कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो क्रीचर पहले ही काफी स्ट्रांग था। फिर वो बिग इडियट को कहता है कि वो सोने जा रहा है और उसे दरवाजे पर पहरा देने को कहता है। आलसी के लिए एक और पीसफुल नाइट गुजरती है और वो अपने कमरे में उठता है। दरवाजा खोलते ही बिग इडियट वहीं खड़ा होता है, बस देख रहा होता है। हमारा बॉय उसे शाबाशी देता है, तूने बढ़िया काम किया, लेकिन फिर पूछता है, तू नीचे लाशें तो नहीं खा रहा था ना? क्रीचर मना करता है और हमारे लड़के को समझ आता है कि ये काफी अलग है। इसके बाद वो दूसरे कमरे में जाता है और हमेशा की तरह फीस्ट निकालता है। खाना शुरू करता है, लेकिन तभी उसकी पीठ पर कुछ गिरता है। पीछे देखता है तो बिग इडियट है, खाने को तरस रहा है। हमारे बॉय के पास इन्फिनिट फूड है तो वो उसे भी थोड़ा खाने को देता है। अपने पास्ट लाइफ में उसे याद नहीं कि ज़ॉम्बीज इंसानी खाना पसंद करते थे, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए वो एक और फीस्ट निकालता है और उसे बैठने को कहता है। वो इतने सारे फूड कार्ड्स को स्टोर करने को लेकर परेशान होने लगा था, लेकिन लगता है उसे सॉल्यूशन मिल गया है। असली प्लान तो लेवल 5 या 6 पर रिवेंज लेने का था, लेकिन अब वो पहले ही लेवल 8 पर पहुंच चुका है और अभी भी डंजन्स में घुस नहीं सकता। शायद मैप, इक्विपमेंट और बिग इडियट की मदद से वो प्रोफेशन चेंज करके शैडो ऑफ इल्यूजन बन सकता है। अगर ऐसा है तो अब माटो म्यूजियम जाने और प्रोफेशन चेंज स्क्रॉल ढूंढने का टाइम आ गया है। उसे याद है कि वहां के एंस्ट्रल स्क्रॉल्स प्रोफेशन चेंज के लिए जरूरी होते हैं। क्लास चेंज स्पेस में एंटर करते ही 3 चैलेंजेस को टाइम लिमिट में पूरा करना होता है, नहीं तो मौत। पिछले जन्म में जब वो ये आइटम लेने जा रहा था, उसी दिन उसे यूजिंग और लाइहाओ के एडल्ट स्टफ वाले वीडियोस मिले थे। उसने अपने दोस्तों से बात की जिन्होंने लाइहाओ पर रिवेंज लेने की एक प्लान बनाई, लेकिन हमारा बॉय नहीं जानता था कि वो बिक चुके हैं। उसे धोखे से प्रोफेशन चेंज स्पेस में फेंक दिया गया। उनकी योजना थी या तो उसे मार दो या फिर बिना किसी को पता चले मरने दो, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये कि उसने वो स्पेस जीत लिया, एक नया प्रोफेशन हासिल किया और अपने चेहरे पर एक स्कार लेकर 10 साल तक जिया। ये सब एपोकैलिप्स के 8वें दिन हुआ था और चूंकि अभी वे एक कमरे में हैं, माटो म्यूजियम में अभी कोई नहीं होना चाहिए। अब इस दुनिया में लाइहाओ नहीं है तो उसे पता है कि इस बार सब कुछ स्मूथली चलेगा। हमारा बॉय इंप्रेस्ड है कि उसका ज़ॉम्बी कितना नेचुरल लगता है, अब जाने के लिए रेडी है। और तभी उसके दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आता है। बाहर निकलते ही वह पूरी तरह से तैयार दिखता है। उसने बिग इडियट को इतना असली दिखाया है कि कोई शक भी नहीं करेगा। मोटॉम म्यूजियम में कई अजीब जीव उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जब हमारा हीरो कुछ मरे हुए ज़ॉम्बी देखता है तो उसे समझ आता है कि यहाँ कोई और भी है, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। और फिर लूट का मजा शुरू होता है। वह 3 जीव मारते ही एक स्क्रॉल पाता है, फायरबॉल समन करने की पावर। थोड़ा डैमेज तो कर ही सकता है, बुरा नहीं। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, कुछ ज़ॉम्बी बिग इडियट के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारा हीरो छिप जाता है और अपनी प्लान बदलता है। क्योंकि बिग इडियट पर कोई हमला नहीं कर रहा तो क्यों ना उसे चेस्ट खोलने के लिए घुमाया जाए। वह उस अजनबी को ढूंढ लेगा और मुझे खुद को खतरे में नहीं डालना पड़ेगा। समस्या, म्यूजियम में ज़ॉम्बी की संख्या बहुत ज्यादा है, शायद ये दोनों भी सबको हैंडल नहीं कर पाएंगे। शहर के दूसरे हिस्से में कुछ लोग बालकनी पर खड़े म्यूजियम जाने का प्लान बना रहे हैं। हमें स्क्रॉल चाहिए, लेकिन हमारे पास लोग कम हैं। हमारा हीरो चुपचाप उनके होंठ पड़ता है और सोचता है, अगर मैं इनकी टीम में शामिल हो जाऊं तो मेरा काम आसान हो जाएगा।
सीन बदलता है एक शॉपिंग मॉल में। गोडॉन नाम का एक आदमी भीड़ को चिल्लाकर कहता है, फैसला हो चुका है, हम 200 आर्म्ड लोगों का इंतजार करेंगे तभी मिशन शुरू करेंगे। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़कर विरोध करते हैं, इतना वेट नहीं कर सकते, हमारे पास ऑलरेडी इनफ स्ट्रेंथ है। भीड़ भूखी हो रही है और उन्हें न्यू आइटम्स पाने के लिए ज़ॉम्बीज हंट करने की जरूरत है। तभी थप्पड़ एक रिबल को रेड हेयर्ड वुमन निंगजिंग तमाचा मारती है। बंद करो ये रिवोल्ट की बातें। लेकिन वह आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारा ब्रॉन्ज लेवल आइटम होने का घमंड क्यों? मेरे प्लान्स फॉलो करो और सबमिट करो। निंगजिंग ठंडे अंदाज में पूछती है, क्या तुम सच में खुद को मेरे लायक समझते हो? वो आदमी जवाब देता है, तुम स्टूपिड हो, जल्दी ही मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा और जो चाहूंगा वह करूंगा। निंगजिंग मुस्कुराती है, जाओ मिरर में खुद को देखो पहले, फिर बात करना। उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। वह आदमी गुस्से में कहता है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। तभी गावडोंग नीचे आता है और चिल्लाता है, बस करो ये फाइटिंग, मेरी बात सुनो। और फिर दरवाजे पर दस्तक। दरवाजा खुलता है और वहां खड़े हैं हमारा हीरो और बिग इडियट। जैसे ही दरवाजा खुलता है हमारा हीरो गावडोंग को पहचान लेता है। ये वही शख्स है जिसे उसने स्क्रोल्स एक्टिवेट करते हुए देखा था। तभी एक लड़की पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? हमारा हीरो शांत भाव से आगे बढ़ता है। गावडोंग उसका नाम और रीपर्स क्लब आने का कारण पूछता है। तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा। और ये बिग इडियट नाम का लेवल 4 व्यक्ति तो और भी अजीब है। हमारा हीरो खुद को लिन ल्यू बताते हो झूठ बोलता है, मैंने बहुत से लोगों को यहाँ देखा, सोचा ज्वाइन कर लो। गावडोंग मुस्कुराता है, बिल्कुल, मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा हीरो बिग इडियट को अपना म्यूट बॉडीगार्ड बताता है। अपने मन में सोचता है, गावडोंग तो बहुत ही नाइव है, बिग इडियट को ग्रुप में शामिल करने की घोषणा करता है। इतनी आसानी से इन्फिल्ट्रेट हो गए, ये तो बहुत स्मूथ चल रहा है। कमरे के अंदर गावडोंग उनकी रुचियां पूछता है। हमारा हीरो एक्टिंग करता है, मुझे ज़ॉम्बीज मारकर स्ट्रॉन्ग बनना पसंद है, इसलिए ग्रुप ज्वाइन किया। गावडोंग एक्साइटेड हो जाता है, तुम्हें स्किल बुक्स चाहिए? मेरे पास कई हैं। हमारा हीरो हैरान होता है, ये इतना जेनरस क्यों है? वह मना करता है लेकिन गावडोंग इंसिस्ट करता है, अब हम दोस्त हैं ना। गावडोंग टेबल पर एक किताब रखता है और हमारा हीरो हैरान रह जाता है। वो एक बर्जर्कर स्किल बुक है। किताब की डिटेल्स 2 मिनट के लिए स्टैट्स 50% बढ़ जाते हैं, लेकिन उस दौरान कंट्रोल पूरी तरह खो जाता है। इस दुनिया में ऐसी हालत में होना ज़ॉम्बी बनने जैसा है। हमारा हीरो सोचता है, समझदारी से लड़ना हमेशा बेहतर होता है। गावडोंग समझाता है, हाँ साइड इफेक्ट्स खतरनाक हैं, लेकिन डेस्परेट सिचुएशंस में जान बचा सकता है असली मंशा। वो मन ही मन सोचता है, मैं तो कभी ये रिस्क नहीं लूंगा, पर दूसरों को देने में क्या हर्ज है? हमारा हीरो किताब बंद करके कहता है, तुम्हारी सिंसेरिटी देखकर अच्छा लगा, शुक्रिया। फिर जल्दी से टॉपिक बदलता है, कुछ और है, हमें जल्दी से क्रीचर्स हंट करना है। गावडोंग उसकी मुस्कान में कुछ पकड़ लेता है, रुको एक और गिफ्ट है। वो एक KFC मील कार्ड निकालता है, चलो साथ में खाते हैं। हमारा हीरो सोचता है, वैसे तो ये स्किल बुक रिस्की है, पर मुझे सच में पसंद आया, हा हा हा। और अब ये खाने का ऑफर ज्यादा लेने में शर्म आ रही है। वो पोलाइटली मना करता है, हमें अभी जाना होगा, फिर मिलेंगे। गावडोंग उसका हाथ पकड़कर कार्ड थमा देता है, रख लो, भूख लगे तो यूज करना। हमारा हीरो अपने पास पहले से मौजूद भोजन का खुलासा नहीं कर सकता, इसलिए बस शुक्रिया कहकर चल देता है। गावडोंग पीछे से बोलता है, कभी जरूरत हो तो बताना। रास्ते में सोचता हुआ, गावडोंग इतना बुरा भी नहीं, वो बेकार सी स्किल बुक भी तो मुझे दे दी। वो नहीं जानता कि ये पंख नोचा हुआ मुर्गा गावडोंग कितना क्रूर हो सकता है। तभी एक सिगरेट पीता आदमी रास्ता रोक लेता है, गावडोंग के इतना करीब मत जाओ, तुम्हारी ताकत भी काम नहीं आएगी अगर। ठन बात पूरी होने से पहले ही बिग इडियट उसका हाथ कंधे से खींचकर अलग कर देता है। हमारा हीरो बस इतना कहता है, बिग इडियट इतनी देर क्यों लगा दी? वह आदमी हंसता है, क्या सच में लगता है कद्दावर होने से ताकत आ जाती है? पर जो भी जमीन पटक कर उसे पीटना शुरू कर देता है। 5 सेकंड बाद एक प्रतिद्वंद्वी स्वर्ग सिधार चुका होता है। हमारा हीरो बाकियों की तरफ देखकर पूछता है, किसी और को कुछ कहना है? हथियार फेंकते हुए, नहीं भाई कुछ नहीं, एक आवाज गूंजती है। अब खेल खत्म। गावडोंग के साथ दूसरा खिलाड़ी भी जुड़ गया। दूसरा जोड़ता है, उसने तो एक प्रतिद्वंद्वी को मारकर साफ मैसेज दे दिया। बेशक गावडोंग को तुरंत इसकी खबर मिल जाती है। वह हैरान है कि हमारे लड़के ने कमरे से बाहर निकलते ही किसी को मार दिया। लाल बालों वाला आदमी कहता है कि शायद यही वो है, क्योंकि उसके पास बिग इडियट नाम का एक आदमी था। गावडोंग मुस्कुराता है और कहता है कि लड़के ने उस पर बड़ा एहसान किया है। जिएट को मारते देखकर गावडोंग समझ जाता है कि लड़का उसकी मदद करना चाहता है और सोचता है कि वह ग्रुप के लिए काम का साबित होगा। वह जिएट को दफनाने और उसका सामान ग्रुप में बांटने का आदेश देता है। गावडोंग वहां से चला जाता है, खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे लगा था कि हमारा लड़का ज़ॉम्बीज का शिकार कर रहा होगा, लेकिन वह तो एक छोटे से कमरे में किताब पढ़ रहा है। हमारा लड़का सिस्टम से पूछता है, क्या कोई चांस है कि बिग इडियट अपने बजर्कर मोड में आकर उस पर हमला कर दे? सिस्टम कहता है, नहीं, क्योंकि बिग इडियट की लॉयल्टी उसकी कॉन्शियसनेस से भी ऊपर है। हमारा लड़का समझ जाता है कि ये एक बढ़िया एडिशन होगा। वह इस आदमी के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है, तो भले ही वह बर्जर्क हो जाए, फिर भी उसे किसी तरह डायरेक्ट कर सकता है। वह किताब बिग इडियट को देता है और कहता है, इसे अच्छे से सीख लो। बिग इडियट जवाब में उसके चेहरे पर डकार लेता है। हमारा लड़का वहीं खड़ा देख रहा होता है और आखिरकार पाता है कि बिग इडियट ने उसे सीख लिया है। ये नया एलाई उसने जितना
जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा फायदेमंद निकला। वो उठता है और कहता है, चलो अब हमें निकलना चाहिए, माडू म्यूजियम में बहुत सारा सामान इकट्ठा करना बाकी है। सीन चेंज। अगले ही पल वो एक कमरे के पास पहुंचता है। कमरे के पास एक दरवाजे पर लिखा है गेम स्टोर। वो दरवाजे के हैंडल को छूता है और सिस्टम उसे स्वागत करता है। आपका अनुभव शानदार हो। जैसे ही वो अंदर जाता है उसके सामने कई विंडोज खुल जाती हैं, वेपन्स, एक्सेसरीज, मास्क और भी बहुत कुछ। उसकी जेब में 6000 कॉइन्स हैं और वो जानता है कि आमतौर पर एक अच्छा ब्रॉन्ज रैंक्ड इक्विपमेंट खरीदने के लिए 2000 कॉइन्स काफी होते हैं। उसे अभी पैंट्स, ग्लव्स और एक चेस पीस की जरूरत। लेकिन तभी ड्रामेटिक ट्विस्ट, जब वो शांति से खरीदारी कर रहा होता है, अचानक एक हाथ किसी विंडो से बाहर आता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बस ठीक समय पर कूदकर बच पाता है। वो हैरान है। उसे याद नहीं कि पिछले जन्म में ऐसा कभी हुआ हो। लगता है सिस्टम में कोई ज़ॉम्बी फंसा हुआ है। और फिर वो जम्बी धीरे धीरे विंडो से बाहर निकलने लगता है। ये बात उसे और भी अजीब लगती है क्योंकि उसने पिछले जन्म में इस स्टोर में कितनी ही बार आया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। और तभी स्लैप मोमेंट, वो ज़ॉम्बी फिर वो सिस्टम को कलेक्ट करने के लिए कहता है। सोच रहा है कि इस बग आउट ज़ॉम्बी से क्या मिलेगा। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें सिर्फ एक रोल टॉयलेट पेपर निकलता है। वो हैरान रह जाता है। 6000 सोना खर्च करके उसे पता भी नहीं चला कि क्या मिला, क्योंकि उसका पैसा तो गया ही। और अब वो वहां बिल्कुल उदास खड़ा है। अगले ही पल वो अचानक एक भरा हुआ वेयरहाउस में पहुंच जाता है। वो कुछ उठाता है और कहता है कि वो बाहर जाकर बिग इडियट को चेक करेगा। बाहर बिग इडियट आसपास आने वाले हर किसी का ध्यान रख रहा है। हमारा लड़का अलग अलग आइटम्स इकट्ठा करने लगता है। उसे एक सोर्ड रिंग मिलती है और सिस्टम उसे बधाई देता है। कहता है कि ये नया आइटम उसकी मौजूदा तलवार के साथ फ्यूज हो सकता है। उसे कुछ और भी मिलता है, एक स्केयरक्रो जो आसपास के क्रीचर्स को आकर्षित करता है, बॉक्सिंग ग्लव जिससे उसके हमलों में 5% चांस एक्स्ट्रा डैमेज देने का होता है, लॉन्ग स्वॉर्ड जो 3 स्ट्रेंथ पॉइंट्स देती है। वो ग्लव पहन लेता है और सिस्टम पूछता है कि क्या वो दोनों तलवारों को फ्यूज करना चाहता है। वो जानता है कि फ्यूजन फंक्शन में बुरा रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि उसका हैक सिर्फ आइटम ड्रॉप्स पर काम करता है, फ्यूजन पर नहीं। फिर भी वो फ्यूज करने का फैसला करता है क्योंकि क्रीचर्स अब और भी स्ट्रांग हो रहे हैं और उसे नए वेपन्स की जरूरत। वो कंफर्म करता है और दोनों आइटम्स फ्यूज होने लगते हैं। सिस्टम उसे 30 मिनट इंतजार करने को कहता है। इस बीच वो अपना यूजुअल फीस्ट करता है और फिर कोई हैरानी नहीं, उसे एक और भी बेहतर वेपन मिलती है। ये एक डिकैपिटेशन सोर्ड है जो हर एनिमी को खत्म करने पर उसकी अटैक स्पीड बढ़ा देती है। वो मुस्कुराता हुआ कहता है, कितना लकी हूं मैं, है ना? ये तो सबको पता ही था। फिर वो बिग इडियट को बुलाता है और कहता है, चलो अब बुक स्टोर की तरफ निकलते हैं। वो बिग इडियट को आगे भेजता है ताकि वो क्रीचर्स को अट्रैक्ट करे, जबकि हमारा लड़का पीछे से स्नीक अटैक करता है और अपनी स्पिनिंग सोर्ड से उन्हें खत्म कर देता है। इससे वो लेवल 9 पर पहुंच जाता है और अब उसे लेवल 10 तक पहुंचने के लिए 1000 एक्सपी की जरूरत है। वो बिग इडियट को बुलाता है और कहता है, अब हम रूफटॉप को क्लियर करने वाले हैं। आधे घंटे बाद वो रूफटॉप पर क्रीचर्स को इकट्ठा करता है और बिग इडियट को बर्जर्कर मोड एक्टिवेट करने को कहता है। तुरंत वो बड़ा आदमी दहाड़ने लगता है और उसकी शर्ट फट जाती है। हमारा लड़का उसे आदेश देता है, चार्ज करो और जो भी दिखे उसे वाइप आउट कर दो। और फिर बेचारा बिग इडियट अकेला ही चार्ज करता है, जबकि हमारा लड़का पीछे बैठकर चाय की चुस्की लेता रहता है। वो देखता है और समझ जाता है कि ये बर्जर्कर मोड उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। क्रीचर की नेचुरल एबिलिटीज और बर्जर्कर मोड का कॉम्बिनेशन उसके एट्रीब्यूट्स को दोगुना कर देता है। ये रॉ स्टैट्स पर निर्भर करने वाले क्रीचर के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बिग इडियट का कूल डाउन पीरियड शुरू होता है, बर्जर्कर एबिलिटी खत्म हो जाती है और वो थक कर जमीन पर गिर पड़ता है। वो रिकवरी स्टेट में चला जाता है जहां वो 30% तेज खाना खा सकता है। हमारा लड़का उसके मुंह में एक पोशन डालता है और आसपास से ऑटो लूट करते हुए घूमने लगता है। उसे कुछ नए आइटम्स मिलते हैं, सिल्वर चेस्ट पीस जब उस पर अटैक होता है तो एक बैरियर बनाता है, एनर्जी रिकवरी पोशन कुछ मिनटों के लिए एनर्जी भर देती है। फिर वो ब्लड रिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए एक स्क्रोल यूज करता है, आइटम लेवल अप हो जाता है जिससे उसे ज्यादा स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर और एनर्जी अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी मिल जाती है। वो इसी रिदम में क्रीचर्स को मारता रहता है, आइटम्स कलेक्ट करता है और इवॉल्व होता जाता है। वो अपने एट्रीब्यूट्स चेक करता है और समझ जाता है कि अब वो दूसरे रीजन में जाने के लिए रेडी है। वो एक दरवाजे के पास जाता है, उसे खोलता है और पूरी तरह डिस्ट्रॉयड कमरा देखता है। वो जानता था कि ऐसा कुछ सिर्फ वर्कआउट बॉस ही कर सकता है। उसे नहीं पता कि ये मॉन्स्टर क्या है, क्योंकि पिछले जन्म में तो इसे पहले ही मार दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है उसके सामने शहर का शॉपिंग मॉल नजर आता है। वो दरवाजा खोलता है और सिस्टम उसे 10 प्रेस्टिज पॉइंट्स देकर कंग्रेचुलेट करता है। उसे बताया जाता है कि वो यहाँ दिन में सिर्फ 30 मिनट ही रुक सकता है और फिर उसका वार्म वेलकम होता है। उसे पहला विजिटर होने पर स्टोर का वार्म वेलकम मिलता है और 50% डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। वो बिग आइडियट को कैजुअली बोलता है, ब्रो बाहर सिचुएशन हैंडल करो, मैं अंदर आइटम्स चेक करता हूँ। स्टोर उसे वेलकम करता है और वो प्रोडक्ट्स ब्राउज करने लगता है। स्टोर कुछ स्ट्रिक्ट वार्निंग्स देता है, नो फाइटिंग अलाउड हियर। वो लकी फील करता है क्योंकि बिग इडियट आउटसाइड गार्ड कर रहा है। वो सारे आइटम्स चेक करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कुछ भी यूजफुल नहीं। उसके पास ऑलरेडी हर चीज के 100 से ज्यादा स्टॉक्स पड़े हैं। वो सिस्टम क्लोज करने का डिसाइड करता है क्योंकि कुछ भी न्यू या अपग्रेड वाला नहीं मिल रहा। बट देन स्टोर सडनली एक स्पेशल ऑफर देता है, सिंस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विल शो यू प्रीमियम आइटम्स। सिस्टम उसे अनाउंस करता है, ऑनर्ड सिटी मेंबर डिटेक्टेड। अब स्टोर डिस्प्ले करता है, ऑनर क्रेस्ट रेयर, ऑर्डर यूनिफॉर्म एपिक, गार्डियंस मार्क लेजेंडरी। उसके पास 6000 गोल्ड बैलेंस
कन्वीनियंस है और वो पहले विजिटर के 50% डिस्काउंट का फुल एडवांटेज लेता है। बेस्ट ऑप्शन है दैट कूल यूनिफॉर्म, जिसे वो इमीडिएटली परचेस कर लेता है। अब उसका प्रैक्टिकली पैसा खत्म हो चुका है। वो सिस्टम को इन्फॉर्म करता है शॉपिंग कंप्लीट, यूनिफॉर्म के ओपी फीचर्स, इल्यूशन एबिलिटी, हाइड्स ऑल ऑन द इक्विपमेंट, एंटो क्लीन प्लस टेम्परेचर कंट्रोल, बॉडी फंक्शन रेगुलेशन, स्पेशल इफेक्ट, अटैकर्स गेट 10%, स्टैट रिडक्शन फॉर 5 मिनट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिफॉर्म उसे एक और ओपी फीचर देती है। वो रीजनेबल मिशंस क्रिएट कर सकता है जो दूसरे प्लेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं, खुद उसके लिए नहीं ऑब्वियसली। वो सारा इक्विपमेंट पहनता है, यूनिफॉर्म इक्विप करता है और इल्यूजन एक्टिवेट कर देता है। अब उसका आर्मर यूनिफॉर्म के नीचे कंप्लीटली हिडन हो जाता है। सिस्टम उसे वार्न करता है 30 मिनट से अधिक कृपया अब जाने दें। हमारा बॉय बिग इडियट को ग्रैब करके स्टोर से निकल जाता है। बाहर आकर वो बिग इडियट को एक मिशन देता है, सबको डिस्ट्रॉय कर दो। सिस्टम इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है, मिशन सेंस नहीं बनता है। फिर वो बिग इडियट को लेजेंडरी रैंक बॉस को किल करने का मिशन देता है, लेकिन सिस्टम फिर से डिनाई कर देता है। अंत में वो बुक स्टोर के बॉस को किल करने का मिशन क्रिएट करता है और इस बार मिशन एक्सेप्ट हो जाता है। ऐसा लगता है बिग इडियट को सिस्टम एक प्लेयर की तरह ट्रीट कर रहा है, जिससे हमारा बॉय इस फंक्शन को एक्सप्लॉइट कर पा रहा है। मीनवाइल सिटी के दूसरे हिस्से में एक कपल किसी रूम में छुपा हुआ है। लड़की पूछती है क्या हमें यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा? लड़का कहता है नो वे। पर ठीक उनके बगल में एक ब्लड रेड आई उन्हें वॉच कर रही है। लड़की चीख पड़ती है। लड़का उसे हग करके कहता है शाह नो नॉइज। लेकिन भाई वहां एक स्केरी रेड डीमन है। लगता है इनका गेम ओवर होने वाला है। लड़के को फेस पर एक क्रीपी लिक मिलता है। वो शाओमी को लेकर भागने लगता है। वी नीड टू सर्वाइव। उसे टनल के एंड में लाइट दिखाई देती है, पर तभी शाओमी की लेग पर लिक पड़ती है और उसे खींच लिया जाता है। यार उसे सेव करने का तो मौका भी नहीं मिला। वो लिटरली नथिंग में रिड्यूस हो गई। मैं तो सोच रहा था वो डर कर भाग जाएगा और लड़की को पीछे छोड़ देगा, लेकिन उसने फाइट के लिए वापस मुड़ने का फैसला किया। ऑब्वियसली टाइम बीतता है और हमारा बॉय और बिग इडियट रूम में घुसते हैं। कपल अभी भी उस रेड डीमन द्वारा डिवावर किए जा रहे हैं। हमारा बॉय ये देखकर कोल्डली कहता है वीक लोगों के लिए अपोकलिप्स में मर जाना एक तरह की फ्रीडम है, वरना तो बस सफर ही करते। कम से कम इनकी चीखों की वजह से मुझे ये क्रीचर मिल गया। सिस्टम सैडली बताता है कि ये क्रीचर एक ज़ॉम्बी है जिसने प्रोफेशन चेंज कर लिया है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। बॉस ज़ॉम्बीज तो नॉर्मल ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा फास्ट अपना प्रोफेशन इवॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्रीचर्स ह्यूमन ब्रेन्स खाकर और भी स्मार्टर बन सकते हैं। हमारे बॉय के सामने है एक ट्रैकर, एक ब्रॉन्ज रैंक्ड बॉस। इस क्रीचर के पास है टॉन ऑफ स्टैट्स, लेवल 10, मल्टीपल एबिलिटीज। क्रीचर उसे कंफ्यूज्ड होकर वॉच कर रहा है। वो इधर उधर पेस करने लगता है, फिर लाई डाउन हो जाता है। सिस्टम सडनली वार्न करता है ज़ॉम्बी डिटेक्टेड, मिशन ट्रिगर्ड। ये ट्रैकर एक्चुअल रिजेंटमेंट से भरा हुआ है। पता चलता है ये एक लाइब्रेरियन था जिसने बहुत सफर किया और ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने ठान ली कि वो हर बुक पढ़ने वाले को मार डालेगा। अब क्रीचर के फाइटिंग स्टाइल को समझने के लिए हमारा बॉय पहले बिग इडियट को भेजता है। बिग इडियट आगे बढ़ता है और एक ओवरहेड स्ट्राइक करता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक होने वाला होता है क्रीचर गायब होने लगता है। वो एक शैडो में बदल जाता है और रूम के दूसरी साइड पर फिर से अपीयर करता है, सीधा बिग इडियट के पीछे। पर हमारा बॉय तो रेडी था। वो अपना एक्सप्लोसिव स्लैश एक्टिवेट करता है और क्रीचर के 2 और आर्म्स काट देता है। छोटा सा क्रीचर डर कर भागने लगता है, ज़ॉम्बी लैंग्वेज में हेल्प के लिए चीखते हुए। हमारा बॉय कूली कमेंट करता है ये तो बहुत ही इजी था। वो 3 तक काउंट करता है और अपने परस्यूट बूट्स एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वो क्लोज इनफ आता है वो अपनी बूमरैंग सोर्ड फेंकता है। सोर्ड लगते ही एक्सप्लोसिव स्लैश ट्रिगर होता है और क्रीचर इंस्टेंटली मर जाता है। रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, एक ब्रॉन्ज रैंक्ड इक्विपमेंट। प्रॉब्लम, वो लेवल 10 पर स्टक हो जाता है जब तक प्रोफेशन चेंज नहीं करता। लेकिन सिस्टम उसे लेवल 10 रीच करने पर एक नया हैक देता है। क्या है वो? डुअल प्रोफेशन टैलेंट। अब वो एक साथ 2 प्रोफेशंस रख सकता है। सिस्टम उसे कंग्रेचुलेट करता है और वो मुस्कुराता हुआ सोचता है इसके साथ तो शायद मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। भले ही उसे खुद भी समझ आ रहा है कि ये हैक दूसरे प्लेयर्स के लिए बिल्कुल अनफेयर है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज़ॉम्बीज के आने की आवाज सुनता है। आंखें बंद करके अपना स्पीयर एक्टिवेट करता है और सारे मॉन्स्टर्स को झट से हरा देता है। वो अपना स्टाफ उठाता है और बिग इडियट से कहता है चलो अब अपर फ्लोर की तरफ मूव करते हैं। सीढ़ियां खोलते ही कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। वो बिग इडियट को ऑर्डर देता है इन्हें हैंडल करो। उसका मकसद वो शैडो फैंटम प्रोफेशन चाहता है जो उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़ाएगी। साथ ही वो एक दूसरी प्रोफेशन भी चाहता है जो उसके फिजिकल और मेंटल स्टेट्स को बूस्ट करे। प्रॉब्लम ये है कि ड्रैगन सिटी में कोई भी सुपर प्रोफेशंस उपलब्ध नहीं है। वो अपने मिले आइटम्स चेक करता है। बिग इडियट को एक ग्रीन हैमर देता है। सिल्वर स्टाफ खोलने पर उसे वॉर पैंट्स मिलते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट्स को 20% तक कम कर देते हैं, जिसे वो तुरंत इक्विप कर लेता है। वो अपने जंबी को ऑर्डर देता है मेरे स्पीयर से मारे गए क्रिएचर्स के बॉडीज कलेक्ट करो, मुझे अदर थिंग्स हैंडल करनी है। उसे समझ आता है कि बिगिनर पीरियड अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए प्रोफेशन चेंज अभी अवेलेबल नहीं है। वो डिसाइड करता है कि अब ऑडिटोरियम चेक करने का टाइम आ गया। बाहर का
सीन, दरवाजे पर zombies का एक झुंड जमा हो रहा है। लगता है आर्टिस्ट का मेड्स खत्म हो गया और उसने गाओदोंग जैसे लोगों के हेयर कलर चेंज करने शुरू कर दिए। हमारा बॉय पूछता है, क्या हम म्यूजियम पर अटैक कर सकते हैं? गाओदोंग जवाब देता है, अगर तुम 200 मेंबर्स के साथ चलो तो इम्पॉसिबल नहीं है। हमारा बॉय एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए कोई उससे कम्पीट नहीं कर पाएगा। गाओदोंग एक जोशीला स्पीच देता है, आज हम एक ग्रेट बैटल लड़ने जा रहे हैं। हम पूरे ग्रुप को मोबिलाइज करके म्यूजियम के अंदर के सारे zombies को खत्म कर देंगे। सबके सब नए इक्विपमेंट पाने और लेवल अप करने के लिए बेताब थे। लिंजी नोटिस करता है कि ये लोगों को अंदाजा भी नहीं कि बिगिनर पीरियड खत्म होते ही कितना कुछ बदल जाएगा। अचानक भीड़ में झगड़ा शुरू हो जाता है। हर कोई किसी और का इक्विपमेंट हड़पना चाहता है। फिर वे म्यूजियम के सामने जमा ज़ॉम्बी हॉर्ड को देखते हैं। गाओदोंग हमारे बॉय से पूछता है, तुम्हें यकीन है कि ये स्ट्रेटेजी काम करेगी? हमारा बॉय जवाब देता है, हाँ, अगर सब फास्ट मूव करेंगे तो कोई हर्ट या मरेगा नहीं। वो गाओदोंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ऐसे चांसेस रेयर होते हैं। गाओदोंग समझ जाता है और प्रॉमिस करता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ग्रुप रेडी होने का सिग्नल देती है। हमारा बॉय अनाउंस करता है, मैं सबसे फास्ट हूँ, मैं पहली वेव ऑफ ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करूंगा। बिग इडियट को गाओदोंग की हेल्प के लिए छोड़ रहा हूँ। गाओदोंग थैंक करता है। अब प्लान एग्जीक्यूट करने और फाइनली प्रोफेशन चेंज पाने का टाइम आ गया था। वो दौड़ पड़ता है, ग्रुप उसे गुड लक विश करती है। वो दौड़ते हुए कुछ ज़ॉम्बी मीट लेकर चलता है जो सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ग्रुप इस मौके का फायदा उठाकर अननोटिस्ड पास हो जाती है। वो मीट किसी दूसरे गाय को देता है, तुम रनिंग जारी रखो, मैं क्रीचर्स को हैंडल करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट मिशन है, ग्रेट रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो पुअर गाय इतना मूव्ड होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिन के पास टाइम नहीं है, उसे लेवल अप करना है। वो आगे बढ़ता है और ढेर सारे क्रीचर्स को काटता है। थोड़ी देर बाद वो एक रूम के पास पहुंचता है। उसे पता था यहीं क्लास चेंज स्क्रोल रखी हुई थी। उसकी प्रीवियस लाइफ में काउंटलेस लोगों ने इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, पर इस बार ये सिर्फ उसका होने वाला था। वो ग्लास पर जोरदार मुक्का मारता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वो जोजो स्टाइल में जोर जोर से पंचेस मारता है और आखिरकार ग्लास में दरार आ जाती है। काफी एनर्जी खर्च करने के बाद ग्लास टूट जाता है। अंदर से वो एक अजीब सा स्क्रोल निकालता है और उसे 500 प्रेस्टीज पॉइंट्स मिलते हैं। सिस्टम पूछता है, क्या तुम स्क्रोल का समनिंग एक्सेप्ट करोगे? वो हाँ कहता है। स्क्रोल पर हाथ रखते ही वो तुरंत कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है, चारों तरफ आग की लपटें। वो एक दीवार के पास जाता है और पोर्टल से गुजरता हुआ क्लास चेंज की अप्रूवल एक्टिवेट कर देता है। चुनौतियां शुरू होती हैं। उसे 3 टेस्ट्स पूरे करने होंगे। इस जगह पर उसकी सारी एबिलिटीज डिसेबल्ड है। यहाँ टाइम अलग तरह से चलता है। अगर वो मरा तो परमानेंटली खत्म। लेकिन हमारे बॉय के पास तो हैक है। वो एंशिएंट एंसेस्टर्स का टेस्ट एक्टिवेट कर देता है। अब उसे सिर्फ नई क्लास ही नहीं मिलेगी बल्कि एक नया हैक, एक छोटा सा ट्रेजर चेस्ट। हमेशा की तरह सिस्टम उसे एक और ऑफर देता है, हजारों साल पुरानी एक अलग क्लास। उसे पता है कि फैंटम असासिन प्रोफेशन तो कुछ 1000 साल पुरानी ही है। ये नई वाली और भी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो सिस्टम से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है? लेकिन सिस्टम जवाब दिए बिना गायब हो जाता है। उसके पास कोई चारा नहीं। वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। पहला टेस्ट शुरू होता है। सिस्टम कहता है, ऑर्बी पर हाथ रखो। जैसे ही वो ऑर्ब को छूता है, अंदर की एनर्जी फ्लो बदल जाती है। एक रेड ऑरा निकलने लगती है। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। अगले ही पल जब वो आंखें खोलता है, वो खुद को एक अज्ञात जगह पर पाता है। वो नीचे झुकता है और लिक्विड को छूता है। लगता है ये खून का समंदर है। वो उसमें चलने लगता है। तभी उसके ऊपर एक तूफान आता है। अपने पिछले जन्म में इस टेस्ट को पास करने में उसे काफी वक्त लगा था और वो सिर्फ इसलिए बच पाया था क्योंकि उसके दिल में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए इतनी नफरत थी। लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। उसके ऊपर टॉर्नेडो घूम रहा था। सब कुछ हवा में उड़ा ले जा रहा था। खून ऊपर उठने लगा लेकिन वो अडिग खड़ा रहा। उसका चेहरा खून से सराबोर हो चुका था लेकिन वक्त बीतता गया और वो डटा रहा। ये टेस्ट था नफरत और डर जैसी इमोशंस के खिलाफ जीने की और उसने इसे आसानी से पास कर लिया। ऊपर से एक आवाज गूंजी, बस काफी है, तुम वापस जा सकते हो। जब वो वापस केव में पहुंचा तो सिस्टम ने उसे दूसरे टेस्ट के लिए भेज दिया। दूसरा ट्रायल एक पोर्टल दिखाई दिया। वो उसमें से गुजरा और खुद को स्पेस जैसी जगह पर पाया। चलते चलते एक आवाज ने उसे कहा, छोड़ दो, जैसे ही तुम बेहोश होगे तीसरे फेज में पहुंच जाओगे। उसके शरीर पर एनवायरनमेंट का प्रेशर महसूस हो रहा, लेकिन वो जानता था जितना आगे चलेगा उतनी ही बेहतर प्रोफेशन और स्टैट्स मिलेंगी। अपने पिछले जन्म के संघर्षों और लोगों को याद करके अब हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उसने मुट्ठियां भींची और चलता रहा। तभी अचानक एक गोल्डन लाइट उसके पीछे दिखाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो लगा जैसे उसे एग्जिट मिल गया। इस जन्म में लगता है वो सच में अंत तक पहुंच गया था। पहली बार ये लड़का भावुक होकर रो पड़ा क्योंकि उसने सच में कुछ हासिल कर लिया था। उसे दूसरा टेस्ट पास करने के लिए बधाई दी गई और अब आखिरी टेस्ट का वक्त आ गया था। फाइनल टेस्ट सबसे कठिन था लेकिन बिना हिचकिचाहट वह पोर्टल में कदम रखता है और एक गुफा में पहुंच जाता है। सिस्टम ने उसे बताया, तुम्हें गार्डियन को हराना होगा। उसने पहले से मिली तलवार निकाली और इंतजार करने लगा। तभी गुफा के कोने में हवा में एक अजीब सी हलचल हुई और उसमें से एक छोटी सी काली बिल्ली कूद कर बाहर आई। यार मैं तो सोच रहा था कोई मेगा बॉस आएगा और ये सिर्फ एक प्यारी सी बिल्ली थी। वह निराश हो गया। इतनी देर इंतजार करने के बाद सिर्फ यही मिला। पिछले जन्म में इस बिल्ली ने उसे खूब परेशान किया था और उसे काफी दर्द सहना पड़ा था। लेकिन इस जन्म में अपने सारे टैलेंट्स के साथ ये उतना मुश्किल नहीं था। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि कोई करीब आ रहा है। तभी ऊपर से एक अजीब सी एनर्जी आई लेकिन वह तैयार
था। उसने एक तेज स्लैश मारा और बिल्ली पर वार किया। जिस कट का निशान इस शापित चीज ने उसे पिछले जन्म में दिया था, आज उसने उसे वापस लौटा दिया। क्या यह निशान किसी और जानवर से मिला था या मैं फिर से भूलने लगा हूँ? खैर, बिल्ली मर चुकी थी। देखते रहने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।